हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का जो ब्रांच है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, इसके फर्स्ट पेपर को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखिए कल एक मैराथन क्लास हमारी चली थी, ठीक है, पार्ट 1, जिसमें हम लोग 17 क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए थे और बाकी के क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है। कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो वो हम आप लोगों को कल करा देंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पेपर है फ्रेंड्स, वो है हमारा एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव विकास का उच्चतर अध्ययन पार्ट 2, ठीक है। तो इसके देखिए आज हम ऑल आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिर से कराएंगे, ठीक है, जो हमारे बाकी रह गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है हमारा लर्न विद अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए अपने दोस्तों में शेयर करिए। यानी कि आपके दोस्त जो है जहां से आपसे यानी कि जुड़े हुए हैं, आप वहां से उनको शेयर करिए ताकि उन सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 17 क्वेश्चन हमने आप लोगों के कल की क्लास में करा दिया था और आज से हम 18 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि वयः संधि में सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और देखिए ज़्यादा हम यानी कि लंबा क्लास नहीं लेंगे, हमारा लगभग 1.5 घंटे की ही क्लास होगी आज की भी। ओके, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा समय तक हम बोल नहीं पाएंगे इसलिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से। तो क्वेश्चन है हमारा, वयः संधि में सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास। वयः संधि किसे कहा जाता है? आपकी किशोरावस्था को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हेडिंग क्या होगा? यहाँ पर देखिए मैं भूल गई हूँ, ब्लैक से नहीं की हूँ, आप लोग समझिएगा, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आप सब लोग लिख सकते हैं कि किशोरावस्था 11 से लेकर के 21 वर्ष की अवस्था कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12-13 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष तक आपका किशोरावस्था माना जाता है, ठीक है। लेकिन जानते हैं आप सभी लोग कि जैसे कि युवावस्था जो होता है कभी-कभी उसको भी किशोरावस्था में ही ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 21 वर्ष तक की अवस्था को। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि किशोरावस्था 11 से लेकर के 21 वर्ष, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 21 वर्ष तक हाइट वगैरह बढ़ता रहता है। ओके, तो इसलिए वृद्धि होती रहती है आप में, इसलिए 21 वर्ष तक की ये अवस्था माना है, ठीक है। इस काल में देखिए बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास पूर्णता पर पहुंच जाता है। इस अवस्था का बालक अनेक विद्यालय की दहलीज पार करके महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक वो पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप यानी कि आप देखिए 18 वर्ष 17 वर्ष तक के, यानी कि लगभग 17 या 18 वर्ष तक आप लोग इंटर अपना कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय में चले जाते हैं। हालांकि काफ़ी लोग लेट से पढ़ते हैं जो कि 21 वर्ष की एज में वो महाविद्यालय में पहुंचते हैं, ठीक है। और लेकिन काफ़ी लोग क्या होता है कि काफ़ी जल्दी क्लास में एडमिशन कर लेते हैं। उनकी जो IQ क्षमता होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए वो जल्दी ही महाविद्यालय में प्रवेश कर लेता है, इसलिए इसको 21 वर्ष तक की अवस्था माना है, ठीक है। वैसे हालाँकि आप लोगों का 18-19 तक ही माना जाता है किशोरावस्था। आगे है इसमें कि इस समय तक उसका काफ़ी सामाजिक विकास हो जाता है। वो समाज, देश, राष्ट्र और खुद अपने आप को अच्छी अच्छी तरह से समझने लग जाता है। शारीरिक अवयव परिपक्व हो जाते हैं, अतः कच्चापन उसमें नहीं होता है, ठीक है। यानी कि वो परिपक्व हो जाता है 21 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है। आगे है कि किशोरावस्था जीवन की स्वर्णिम अवस्था है। इस अवस्था में अनेक कल्पनाएं, संभावनाएं तथा आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। यौवन के प्रति आकर्षण इस अवस्था को अनेक सुखद स्वप्नों से भर देता है। लड़के लड़कियों की तरफ तथा लड़कियों लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है। यह आकर्षण प्रेम संबंधों का रूप धारण कर लेता है और इस क्रांतिकारी परिवर्तन की अवस्था में उत्साह अत्यंत प्रचंड होता है, ठीक है। शारीरिक विकास के कारण शरीर बलवान एवं वीर्यवान हो जाता है। बालक के सामाजिक ज्ञान तथा व्यक्तिगत अनुभव में अपार वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था का युवक धर्म, जाति तथा राष्ट्रीयताओं के बंधन को तोड़कर विश्व बंधुत्व की तरफ उन्मुख हो जाता है। उसमें स्वदेशाभिमान, ठीक है, स्वदेशाभिमान तथा देश प्रेम की भावना विकसित हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है वया संधि में सामाजिक ज्ञान, यानी कि सामाजिक विकास, यानी कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि देखिए अभी हमने पढ़ा, ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना कि 11 से लेकर के 21 वर्ष तक की यह अवस्था माना गया है आपके इसमें, ठीक है।
आप लोग को देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं आप लोगों को उसी में मानना है, या फिर आप लोग यहाँ पे 11 से लेकर के 19 तक की अवस्था मान सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको 21 को हटा करके 19 कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमने यहाँ पर 19 कर दिया, ठीक है? आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 19 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो बालक होता है उसका किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास यानी कि पूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक है? और वहाँ पर बच्चा जो होता है वो परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था में आते-आते धीरे-धीरे वो 18-19 से लेकर के 21 यानी कि जब वो युवावस्था में आता है तो धीरे-धीरे वो क्या होता है परिपक्व हो जाता है, ठीक है? और इसी के बाद वो अपने विद्यालय को दहलीज पार करके यानी कि इंटर लेवल का जो उसका पढ़ाई होता है वो क्वालीफाई करके वो महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय तक वो पहुँच जाता है, ठीक है? और उसमें काफ़ी सामाजिक हो जाता है, वो समाज, देश, राष्ट्र और खुद अपने आप को एक अच्छी तरह से समझने लगता है, ठीक है? उसके जो शारीरिक अवयव होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, उसमें कच्चापन यानी कि नहीं होता, वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है? और यही जो किशोरावस्था होता है उसके जीवन की स्वर्णिम अवस्था होती है, ठीक है? यानी कि बालक के जो किशोरावस्था होता है वही उसका एक स्वर्ण काल होता है, जिसे स्वर्णिम अवस्था भी आप कह सकते हैं। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है यानी कि जो बालक एवं बालिकाएँ होती हैं उसकी अनेक कल्पनाएँ होती हैं, संभावनाएँ होती हैं और उसकी बहुत सारी आकांक्षाएँ भी उसमें जन्म लेती हैं, ठीक है? यौवन के प्रति उसके अंतर्गत एक आकर्षण की अवस्था को खुद अपने स्वप्नों से वो भर देता है, ठीक है? और जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है? और ये जो आकर्षण होता है उनके प्रेम संबंधों का एक रूप धारण कर लेता है, ठीक है? आप सभी लोग इस एज से गुजरे हुए हैं तो आप सबको ये पता होगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद की ज़िंदगी से लाइफ से यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में देने हैं, ठीक है? कॉपी में लिखना, वो आप अपने आप पे खुद की लाइफ पर के जोड़ करके यदि आप लिखते हैं एग्ज़ाम्पल तो वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है? तो इतना काफ़ी था, ठीक है? और देखिए जो बालक होता है उस सामाजिक ज्ञान तथा जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उसमें उसकी अपार वृद्धि हो जाती है और इसी अवस्था में युवक जो होता है वो धर्म, जाति तथा राष्ट्रीयताओं के अपना जो बंधन होता है उसको तोड़ करके वो विश्व बंधुत्व की तरफ उन्मुख हो जाता है। उसमें स्वदेशाभिमान और देश प्रेम की भावना विकास यानी कि देश प्रेम की जो भावना होती है उसका विकास उसके अंतर्गत होने लगता है, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा अधिक समायोजन कर पाती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है? कि समायोजन वाला जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? यानी कि 10 क्वेश्चन हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया है। यदि आप लोग 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हमने और भी पेपर के क्वेश्चन्स कुछ कंप्लीट नहीं कराए हैं, ठीक है? बट जल्दी ही यानी कि उसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन कराना। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट निकल कर के आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक समायोजन कर पाती हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आपको लिखना है कि महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा कार्यनिवृत्ति से ज़्यादा अच्छी तरह समायोजन कर लेती हैं, ठीक है? यानी कि समायोजन कर पाती हैं, इसके लिए अनेक कारण हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका कि महिलाओं की भूमिका में आमूल परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ सर्वथा घरेलू भूमिका निभाती हैं, चाहे वे विवाहित हो या अकेली। अपने जीवन के कामकाजी सालों में भी वे अपनी कामकाजी भूमिका के साथ-साथ घरेलू कार्य भी पर्याप्त चुस्ती-फुर्ती से करती है। एक बार आप लोग यदि समायोजन वाला क्लास आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, यानी कि जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि जो महिलाएँ होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादातर एडजस्ट कर पाती हैं, यानी कि समायोजन कर पाती हैं, ठीक है? क्यों कर पाती हैं? क्योंकि देखिए जो महिलाओं की भूमिका होती है उसमें उनका ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? वो बाहर का कार्य भी करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो घर का भी कार्य करती हैं, ठीक है? इसलिए वो जब रिटायरमेंट हो जाती हैं, ठीक है? तो वो ज़्यादा उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो जो महिलाएँ बाहर भी काम करती हैं, घर पे भी काम करती हैं, ठीक है? और जो पुरुष होते हैं उनको थोड़ा-सा दिक्कत आता है। दूसरा है आपका पॉइंट कि चूँकि कार्य महिलाओं को कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ पहुँचाता है, साथ ही सामाजिक सहारा भी देता है, अतः कार्यनिवृत्ति की स्थिति स्त्रियों के लिए स्त्रियों के लिए कम मानसिक आघात पहुँचाने वाली होती है पुरुषों की तुलना में। बिल्कुल सही बात है, यानी कि देखिए जो मानसिक उनको चोट होता है, मानसिक रूप से वो थोड़ा-सा डिप्रेस हो जाती हैं, ठीक है? उनको थोड़ा-सा दिक्कत आती है, वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा-सा कम होता है।
अगला पॉइंट है आपका कि केवल कुछ ही महिलाएं उच्च अधिकारी पद पर कार्य कर पाती हैं, अतः रिटायर होने के पश्चात वे यह अनुभव नहीं करती कि अचानक ही उनकी प्रतिष्ठा एवं सत्ता चली गई है। यानी कि केवल जो देखिए कुछ महिलाएं होती हैं वो उच्च पदाधिकारी पर होती हैं, वो कार्य कर पाती हैं, ठीक है। और जब उनका रिटायरमेंट होता है यानी कि सेवानिवृत्ति या फिर कार्य निवृत्ति हो जाता है, तो वो अचानक ये अनुभव नहीं कर पाती हैं कि उनकी जो प्रतिष्ठा है और उनकी जो सत्ता है वो हाथ से उनके चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको थोड़ा-सा समायोजन करने में दिक्कत आती है महिलाओं को, बट ये बात सही है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ ज़्यादा अच्छे तरीके से समायोजन कर पाती हैं, ओके? चौथा पॉइंट है आपका, यहाँ पर पुरुषों होगा, ठीक है? ये गलत है। देखिए, पॉइंट है आपका कि पुरुषों के कार्यनिवृत्ति के पश्चात संतोष प्रदान करने वाले साधन तैयार नहीं मिलते, जिससे उन्हें अधिक मानसिक आघात पहुंचा है और वे कार्यनिवृत्ति से समायोजन सरलता से नहीं कर पाते। स्त्रियों की तुलना में कार्यनिवृत्ति से समायोजन में जहां लिंग भेद स्पष्ट परिलक्षित होता है, वहीं एक तथ्य और गौर करने योग्य है, ठीक है। यानी कि देखिए, जब पुरुषों की कार्यनिवृत्ति होती है उसके पश्चात उनको संतोष प्राप्त करने वाले साधन जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के साथ क्या होता है कि महिलाएं अपने घर परिवार में जुड़ जाती हैं, अपने बच्चों के साथ, ठीक है। उनके साथ घुल मिल जाती हैं और उनका वो एक प्रकार से वो अच्छे प्रकार से समायोजन कर पाती है। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि नहीं होता है इसलिए क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वो नौकरी वगैरह करते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है, सिटी एरिया में रहते हैं, जब वो सेवानिवृत्ति हो जाती है अपने गांव पे चले आते हैं, तो उनका जो रहन सहन का एक उठने बैठने का एक जो लोगों के साथ सामाजिक संबंध होता है वो एक प्रकार से खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर जब वो गाँव में आता है तो फिर से उनको अपना नया एक तरह से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है? और जब तक वो नौकरी करते रहते हैं तो उनके साथ कुछ अलग ही लोग रहते हैं, उनका उठना-बैठना अलग ही सामाजिक क्षेत्र में होता है, ठीक है? जब वो गाँव में आते हैं तो थोड़ा-सा उनको समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? इसलिए वो एडजस्ट करने में थोड़ा-सा उनको अंदर दिक्कत आता है, ठीक है? महिलाओं की अपेक्षा। चलिए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि गामक विकास के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। गामक विकास की जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करना है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि विकास का एक प्रमुख नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास के सभी विशेष अवस्थाओं से क्रमशः गुजरता है, अर्थात वह गर्भावस्था से शिशु अवस्था, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से यौवनावस्था होगा ना, ठीक है? यहाँ पर यौवना अवस्था होगा, आप लोग बना लीजिए, ठीक है? और यौनावस्था से प्रौढ़ावस्था एवं प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है? और विकास की यह जो क्रम है वो टूट नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह संभव नहीं है कि शिशु अवस्था से कोई बालक एकदम से किशोरावस्था में पहुँच जाए, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि शैशवावस्था के बाद आप डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुँच जाए, ठीक है? आपको बाल्यावस्था का सामना करना ही पड़ेगा, ओके? आगे है कि किशोरावस्था से कोई वृद्धावस्था में पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्टेनली हाल ने देखिए कहा है यहाँ पर, किसने? स्टेनली हाल ने, देखिए ये है ना स्टेनली हाल, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे विचार के विकास की इसी क्रम को स्पष्ट किया है, ठीक है। उसका कथन है कि बालकों का विकास क्रम मनुष्य मात्र के विकास क्रम से सहसंबंध होता है, जैसे मनुष्य प्राकृतिक और बार्बर अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर बर्बर अवस्था से क्या तात्पर्य है? 1 मिनट, रुकिए 1 सेकंड आप लोग। चलिए ठीक है, इनका यही कहना है, ठीक है, कि प्रकृति और बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था में आया, उसी तरह बालक भी अपने जीवन में प्रकृति अवस्था को पार करके सभ्य अवस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, और समाज के अनुकूल जीवन यापन करता है। शैशवावस्था अथवा बाल्यावस्था में बालक से पूरी तरह से सदाचारी एवं चरित्रवान होने की आशा चरित्रवान होने की आशा नहीं की जा सकती। जो अभिभावक बाल्य विकास के इस क्रम को नहीं समझते, वे समय से पूर्व बालक को सदाचारी बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी कि बालक से सदाचारी बनाने का प्रयास करते हैं, उनका यह प्रयास बाल्य विकास के उपयुक्त सिद्धांतों के अनुसार नहीं होता, अतएव उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलती। इससे यह भी संभव है कि बालक में सदाचार संबंधी बातों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। अतएव अभिभावक को आरंभ से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि बालक पूर्ण रूप से सदाचारी और सभी बातों को समझने वाला बन जाएगा, ठीक है। सही बात है कि माता पिता को पहले से उनसे ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि बालक हमारा सदाचारी हो, सारी बातों को समझने वाला हो, ठीक है। बल्कि उनको अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए, एक परिवार का ऐसे सदस्य, यानी कि सबको, एक बालक को सफल बनाने के लिए उनको हमेशा ही सफलता की पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। और उनको एक अच्छा क्या है कि उनको एक अच्छा
अपना एक सामाजिक वातावरण देना चाहिए, ठीक है? सब कुछ एक माहौल एक अच्छा देना चाहिए। तो इस प्रकार से गामक विकास का सिद्धांत होता है, ठीक है? यानी कि जो बच्चा होता है वो क्रिया करके आगे बढ़ता जाता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था यानी कि यौनावस्था, यौनावस्था से आपका प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था। एक दूसरे से होकर के सभी बालक गुजरते हैं, ठीक है? गामक विकास उनका होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप शैशवावस्था के बाद डायरेक्ट आप किशोरावस्था में आ जाते हैं, किशोरावस्था के बाद आप वृद्धावस्था में आ जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवन साथी से समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि जीवन साथी से समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो जीवन साथी के साथ समायोजन करने के लिए जो आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आंसर में लिखना है कि कुछ तत्व ऐसे भी, ठीक है, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो विवाह के बाद जीवन साथी से समायोजन को प्रभावित करते हैं और ये तत्व आपके निम्नानुसार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका पहला आपका पॉइंट होगा कि आदर्श जीवन साथी की अवधारणा। ठीक है, यानी कि आदर्श जीवन साथी की अवधारणा आपके वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से समायोजित करने के लिए प्रभावित करती है। तो इसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं कि स्त्री तथा पुरुष, ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों को अपना विवाहित साथी चुनने में बहुत हद तक वह अवधारणा निर्देशित करती है जो वे किशोरावस्था के दौरान बना लेते हैं। ठीक है, और इस धारणा की वास्तविकता से जितना अधिक समायोजन करना पड़ता है उतना ही अधिक जीवन साथी के साथ समायोजन करना पड़ता है। जैसे कि एक लड़की किशोरावस्था में यह सपना बुनती है कि उसका पति लंबा चौड़ा गोरा खूबसूरत बड़ा अधिकारी या फिर डॉक्टर इंजीनियर आदि होगा, तो ये सब गुण एक ही व्यक्ति में मिल सकेंगे, ठीक है, नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, और तब उसके पति में जितने भी गुणों की कमी होगी जो उस लड़की ने सोचे या चाहे थे, तो उससे अपने पति के साथ क्या होगा, समायो उतना ही अधिक समायोजन करना होगा जो कि उसके लिए कार्य करना ये कठिन होगा। ठीक है, यानी कि पहले से ही वो ख्वाब में पल रही है तो बाद में उसको एडजस्ट करने में काफी दिक्कतें आती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि। आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि में आप लिख सकते हैं कि यदि अच्छा वैवाहिक समायोजन करना है तो जीवन साथी को आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। यदि एक वयस्क मान्यता प्राप्त करना चाहता है, उपलब्धि की, ठीक है, अनुभूति चाहता है तथा सामाजिक स्तर पर प्रसन्न रहना चाहता है, तो साथी को इन आवश्यकताओं को पूरा या संतुष्ट करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपके दो पॉइंट थे वैवाहिक जीवन के समायोजन को जो आपके कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है आदर्श जीवन साथी की अवधारणा और दूसरा होता है आपका आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा संतुष्टि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, तो दो हेडिंग 2 नंबर में काफी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीवन चक्र से क्या आशय है। ठीक है, आपको बताना है कि जीवन चक्र से क्या आशय है। इसके बारे में हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जीवन चक्र से क्या आशय है, इसका आंसर लिखेंगे और उसमें आप लिख सकते हैं कि आमतौर पर व्यक्ति की आयु को या यूं कहे कि पूरे जीवन चक्र को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में। ठीक है, जीवन चक्र के जो आपके भाग है वो 5 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए इन विभाजन के कई अन्य विभाजन भी हो सकते हैं, जैसे कि बाल्यावस्था को पूरे बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में बांटा जा सकता है। ठीक है, किंतु देखिए उपर्युक्त जो 5 कालखंडों में ही व्यक्ति के क्रमानुसार मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन नजर आते हैं और इन पांचों अवस्थाओं में प्रौढ़ावस्था तक तो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों की प्रक्रिया एक ही दिशा में चलती रहती है और वह दिशा औसतन सकारात्मक दिशा ही होती है, किंतु प्रौढ़ावस्था के बाद मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं वे ढेर सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। ये समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पर भी आती हैं और सामाजिक स्तर पर भी। इनसे शारीरिक परिदृश्य भी बदलता है और मानसिक भी, और साथ ही समायोजन एवं समस्याओं का सामना करने की स्वाभाविक क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो जीवन चक्र होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है और डिटेल में हम इसको प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आप लोगों को पढ़ाए हैं। आप वहां पर जाकर के एक बार देख सकते हैं। हालांकि मैंने शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ करके बता दिया है कि इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या लिखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न पहलुओं का विकास कुछ निश्चित नियमों के सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह नियम या सिद्धांत सभी बालकों या किशोरों और युवकों को विकास पर युवकों के विकास पर लागू होता है और विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांत निम्न है। ठीक है, सबसे पहला देखिए आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो इसमें आपका सबसे पहला सिद्धांत हो जाएगा विकास का प्रारूप। ठीक है, मानव विकास का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला सिद्धांत होगा आपका विकास का प्रारूप। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि सभी प्राणी का विकास एक निश्चित प्रारूप या क्रम में होता है। यह अवश्य है कि प्रत्येक प्राणी के नस्लों के विकास की गति की सीमा अलग अलग होती है। गैसल का देखिए, गैसल हैं, ठीक है, ये आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनका कहना है कि यद्यपि दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते, फिर भी सामान्य बालक अपनी जाति के अनुसार सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत विकास के सामान्य क्रम पर बढ़ते हैं। प्रत्येक बालक का एक सा विकास क्रम है, किंतु यह क्रम प्रकृति द्वारा नियम जातिगत भेदों के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी कि गैसल का कहना है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, फिर भी दो यानी कि जो दो बालक होते हैं, ठीक है, वो अपनी जाति के अनुसार सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत विकास के सामान्य क्रम पर बढ़ते हैं और प्रत्येक बालक एक सा विकास क्रम में है, किंतु यह क्रम प्रकृति द्वारा नियम जातिगत भेदों के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो पहला आपका सिद्धांत था विकास का प्रारूप। सेकंड है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर में आप लिख सकते हैं कि विकास का एक नियम यह है कि पहले संपूर्ण शारीरिक सामान्य विकास होता है, ठीक है, और तत्पश्चात विभिन्न अंगों का। इस तरह स्पष्ट है कि पहले बालक में शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं सामान्य होती, तत्पश्चात विशिष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती है वो सामान्य रूप से सबसे पहले होती है, उसके बाद विशिष्ट रूप से होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है निरंतर या अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि गर्भाधान के समय से लेकर परिपक्वता के समय तक विकास अबाध गति से चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, किसी समय इसकी गति तीव्र होती है और किसी समय धीमी। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों का विकास प्रौढ़ावस्था तक अपनी अधिकतम सीमा से निरंतर निरंतर हुआ करता है। चूंकि विकास निरंतर होता है, अतः एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप शैशवावस्था में हैं, ठीक है, तो जब आप बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव शैशवावस्था का आपका बाल्यावस्था पर भी पड़ेगा। यदि आप बाल्यावस्था में किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा कुछ प्रभाव आपका बाल्यावस्था का किशोरावस्था पर भी पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। पांचवा आपका पॉइंट है कि विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न दर। ठीक है, विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न दर के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर और मन के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न गतियों से होता है। जन्म के समय शिशु के विभिन्न अंग एक समान नहीं होते, बल्कि वह छोटे बड़े होते हैं। इनमें अंगों का अनुपात बना रहे, इसके हेतु प्रकृति ने उनके विकास में भी विभिन्नता की व्यवस्था की है। बाल मनोवैज्ञानिक का मत है कि मस्तिष्क 6 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु में परिपक्व हो जाता है, जबकि हाथ पैर और नाक का पूर्ण विकास किशोरावस्था तक ही हो पाता है। हृदय और यकृत के संबंध में भी यह बात सत्य है कि सामान्य बुद्धि का विकास 14 से 15 वर्ष तक की अवस्था में पूर्ण हो जाता है, जबकि चिंतन तर्क और निर्णय का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। ठीक है, यानी कि जो मस्तिष्क का विकास होता है वो आपका 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु में ही परिपक्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका हाथ पैर नाक का इसका जो पूर्ण विकास होता है ये सब आपकी किशोरावस्था तक हो पाता है। ठीक है, और जो आपका हृदय होता है यानी कि हार्ट होता है और यकृत होता है, इसके संबंध में भी देखिए ये बात सत्य है कि जो सामान्य बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, वो 14 से 15 वर्ष तक की अवस्था में पूर्ण होता है, जबकि जो आपका चिंतन तर्क और निर्णय का विकास होता है ये आपकी अपेक्षाकृत उसके मंद गति से होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने मानव विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। 4 पॉइंट था इसमें, ये आपका वेरी शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं बताइए। ठीक है, आपका ये अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले देखिए आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद आप सब ये लोग लिख सकते हैं कि यह अवस्था 40 से 60 वर्ष तक की अवस्था है, जिसमें शारीरिक व मानसिक परिवर्तन देखा जा सकता है। ठीक है, और इस अवस्था को मध्य प्रौढ़ावस्था कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण खोजबीन की अवस्था है। इस अवस्था में परिवर्तन कई पहलुओं में देखे जाते हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था को भयानक चिंता की अवस्था कहा गया है।
जबकि व्यक्ति को समायोजन, संतुलन व असंतुलन का काल, भयानक अवस्था, उपलब्धि की अवस्था में पुनः संक्रमण करना पड़ता है। ठीक है? आगे है कि सॉरी, इस अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। ठीक है? तो सबसे पहला आपका विशेषता हो जाएगा कि मध्य प्रौढ़ावस्था चिंता व भय की अवस्था है। ठीक है? यानी कि पहली आपकी अवस्था है मध्य प्रौढ़ावस्था चिंता व भय की अवस्था है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार से कि वृद्धावस्था के समान मध्य प्रौढ़ावस्था जीवन की सबसे ज्यादा चिंता व भय की अवस्था है, जिसे प्रौढ़ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है? और जब तक कि वह दर्पण में स्वयं को देखता है या कैलेंडर को देखता है, वह समझने का प्रयास करता है। यानी कि वो अपने आप को ये नहीं यानी कि वो विश्वास ही नहीं करता है कि ठीक है कि मैं मध्य प्रौढ़ावस्था की एज में आ गया हूँ, मैं 40 के पार हूँ। ठीक है? जब तक वो अपने आप को एक दर्पण में ना देखे, आईने में ना देखे स्वयं को, या फिर कैलेंडर खोल के ना देखे पिछले पुराने दिन को, ठीक है? तब तक वो समझने का प्रयास ही नहीं करता। ठीक है? जब वो देख लेता है तो वो धीरे-धीरे समझने का वो प्रयास करने लगता है। ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए जो मध्य प्रौढ़ावस्था होता है वो भय और चिंता की अवस्था होता है। ठीक है? और इसमें लिखा गया है आगे कि स्त्रियां अपने मध्य वय में न केवल प्रजनन क्षमता को खो देती हैं, बल्कि लैंगिक रुचियों में भी कमी देखी जाती है। अक्सर इस कारण स्त्रियों को डर लगा रहता है कि उनके पति कहीं दूसरी जवान स्त्री के साथ लैंगिक संबंध स्थापित न कर लें। ठीक है? और इसके अलावा माँ का दायित्व भी खत्म हो जाता है। पति घर से बाहर आकर अपने कार्य से ज्यादा समय, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने लगते हैं। पुरुषों की अपनी शक्ति व स्वास्थ्य की चिंता काफ़ी रहती है। पुरुष वर्ग स्वयं को, परिवार को यह एहसास दिलाते हैं कि वह शारीरिक रूप से एकदम तंदुरुस्त हैं। ज्ञान का अभाव व मध्य प्रौढ़ावस्था की तैयारी का अभाव स्त्री-पुरुष में भय का कारण बन जाता है। ठीक है? यानी कि जो उनके अंदर ज्ञान का अभाव होता है, ठीक है? जिसकी वजह से मध्य प्रौढ़ावस्था की तैयारी में अभाव होती है, और इस प्रकार से जो स्त्री-पुरुष के अंतर्गत है वो भय का कारण यानी कि चिंता का कारण बन जाता है। ओके? तो ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक है? पहला पॉइंट आपका मध्य प्रौढ़ावस्था चिंता व भय की अवस्था है। दूसरा पॉइंट है आपका कि रूढ़िबद्धता एवं सामाजिक अभिवृत्ति। ठीक है? देखिए, रूढ़िबद्धता और सामाजिक अभिवृत्ति के अंतर्गत कहा गया है कि कई रूढ़िबद्ध प्रौढ़ों की यह धारणा रहती है कि यह अवस्था, ठीक है, यह अवस्था गिरावट की अवस्था है जो शारीरिक व मानसिक स्तर पर ज्यादा होती है। व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को इसी गिरावट के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है? और मध्य प्रौढ़ावस्था के संबंध में गलत धारणाएं, मध्य प्रौढ़ावस्था को कम से कम जानने का प्रयास, व्यक्ति की योग्यता के बारे में गलत धारणाएं, पारंपरिक धारणाएं इस उम्र के व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्तिगत विचार, सामाजिक धारणाओं को प्रभावित करती है। ओके, यानी कि मध्य प्रौढ़ावस्था के संबंध में जो भी आपकी गलत अवधारणाएं हैं, ठीक है, या फिर जो भी गलत धारणाएं हैं, वो मध्य प्रौढ़ावस्था को कम से कम जानने का प्रयास, और व्यक्ति की योग्यताएं जो है, ठीक है, उसके बारे में गलत धारणाएं, पारस्परिक धारणाएं इस उम्र के व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्तिगत विचार, सामाजिक धारणाओं को प्रभावित करती है। ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस। ठीक है? कि मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं। इसमें देखिए 2 पॉइंट हमने आपको बताया है। पहला तो आपका था कि मध्य प्रौढ़ावस्था चिंता और भय की अवस्था है। ठीक है? और दूसरा था रूढ़िबद्धता एवं सामाजिक अभिवृत्ति। इसको यदि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर के देखेंगे तो उसमें ढेर सारे हेडिंग हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है? तो जिसको पढ़ना है लॉन्ग में वो एक बार लॉन्ग भी देख ले, शॉर्ट में इतना काफी है आप लोगों के लिए। ओके? अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। ठीक है? प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य को बताना है, तो सबसे पहले आप लोग पूर्व प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य देखेंगे, उसके बाद हम लोग मध्य प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य को देखेंगे। ठीक है? तो देखिए जो पूर्व प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य है, सबसे पहला उसमें कार्य होता है जीवन साथी का चुनाव करना। ठीक है? यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच में ही आप सबके अब विवाह हो रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अपने जीवन साथी का चुनाव करना होता है, कैसा है, क्यों है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से चुनाव आप करते हैं पूर्व प्रौढ़ावस्था में। दूसरा है जीवन साथी के साथ रहना सीखना, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, रहने के तरीकों, तौर तरीकों को भी सीखते हैं। ठीक है? तो ये सब आपके पूर्व प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? तीसरा है आपका परिवार कायम करना, यानी कि माता-पिता जो अभिभावक की ज़िम्मेदारी होती है उसको आप पूर्व प्रौढ़ावस्था में ही लेते हैं। ठीक है? बच्चों का पालन-पोषण करते हैं और परिवार का प्रबंध करते हैं, और किसी व्यवसाय में आप प्रवेश कर लेते हैं घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए। ठीक है? और समाज में जाकर के नागरिक उत्तरदायित्व सँभालते हैं आप, और
कोई अनुकूल सामाजिक समूह ढूँढ लेना, यानी कि आप बाहर में जब निकलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी न किसी सामाजिक समूह में ही आ जाएँगे, ठीक है? तो एक अनुकूल सामाजिक समूह अपने लिए ढूँढ लेना, ठीक है? तो ये सब आपके पूर्व प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। सबसे पहला है आपका जीवन साथी का चुनाव करना, दूसरा है जीवन साथी के साथ रहना सीखना, तीसरा है परिवार कायम करना, चौथा है बच्चों का पालन करना, पाँचवाँ है आपका परिवार का प्रबंधन, ठीक है? यानी कि परिवार का प्रबंध करना, और छठवां है आपका किसी व्यवसाय में प्रवेश करना, सातवां है नागरिक उत्तरदायित्व संभालना, और आठवां है कोई अनुकूल सामाजिक समूह ढूँढ लेना, ओके? और दूसरा है आपका मध्य प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य या फिर मध्य वय के विकासात्मक कार्य। इसमें आपका पहला पॉइंट है कि प्रौढ़ की नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी प्राप्त करना। सेकंड है यानी कि प्रौढ़ व्यक्ति जो हो जाता है वो 40 से 60 वर्ष के बीच में सबसे पहले तो वो प्रौढ़ है नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राप्त करता है, ठीक है? और दूसरा है कि जीवन का एक आर्थिक मानक स्थापित करना और उसे कायम रखना, यानी कि एक आर्थिक मानक स्थापित करता है कि हाँ, इसी से हमको आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करनी है और उसी पर वो कायम रखता है, ठीक है? कि नहीं, हमें आगे इसी से काम करना है या फिर यही कार्य करना है। तीसरा है अपने लड़के-लड़कियों को ज़िम्मेदार और सुखी बनाने में सहायता देना, यानी कि जब व्यक्ति 40 से लेकर 60 वर्ष की अवस्था में होता है, मध्य प्रौढ़ावस्था में, तो अपने बच्चों का जो ज़िम्मेदारी होती है उसको सुखी बनाने के लिए उसको उसमें वो सहायता करता है। चौथा है अवकाश के समय प्रौढ़ोचित कार्यों को सीखना, यानी कि जब अवकाश यानी कि जब छुट्टी का समय होता है तो जो भी प्रौढ़ोचित कार्य होते हैं, ठीक है? उसको वो सीखता है। और पाँचवाँ है कि जीवन साथी के व्यक्तित्व के प्रति आदर भाव रखते हुए व्यवहार करना, यानी कि जीवन साथी उनके जो पति पत्नी होते हैं दोनों, वो दोनों एक दूसरे की व्यक्तित्व के प्रति आदर भाव रखते हुए व्यवहार करते हैं, ठीक है? और लास्ट है आपका कि मध्य वय के शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार कर लेना और उनसे समायोजन करना, ठीक है? यानी कि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो यानी कि मध्य प्रौढ़ावस्था में जो भी उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको वो धीरे-धीरे स्वीकार कर लेता है और उसके साथ वो एडजस्टमेंट करके रहना सीख जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था और इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाए हैं कि प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य आपको बताना है, ठीक है? तो पूर्व प्रौढ़ावस्था के बारे में बताइए और उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है? या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था उसी को कह सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन अब आज हम जल्दी-जल्दी करा रहे हैं, ठीक है? हम सोच रहे हैं कि लगभग 1 घंटा में ही हो जाए तो क्लास ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? बट देखते हैं कितने टाइम तक हमारा क्लास चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यावसायिक चुनाव का महत्व बताइए, ठीक है? यानी कि व्यावसायिक चुनाव का क्या महत्व है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप इसको एक पैरा वाइज़ हमने लिया है, ठीक है? पैरा वाइज़ भी पेपर में लिखना अच्छा होता है। सॉरी। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यावसायिक चुनाव का महत्व सही व्यवसाय का चुनाव व्यक्ति की व्यावसायिक मूल्यों पर निर्भर करती है, यानी कि जो व्यावसायिक चुनाव का महत्व होता है, आप कितना सही व्यवसाय का चुनाव कर रहे हैं ये आपके व्यावसायिक मूल्यों पर निर्भर करती है, ठीक है? आगे है कि काम का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्व होता है, वह आत्मसम्मान और महत्व की भावना का आधार बन सकता है। व्यवसाय उन्हें सामाजिक आदान प्रदान के अवसर दे सकता है, यह दूसरे की सेवा करने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है? और व्यवसाय जो है वो आंतरिक आनंद व आत्म अभिव्यक्ति का साधन हो सकता है अथवा मात्र रोटी कमाने का उपाय भी हो सकता है। किसी व्यवसाय को चुनने में व्यक्ति किन मूल्यों का महत्व देगा, यह बात उस सामाजिक वर्ग पर निर्भर करेगी जिसका वह सदस्य है। यानी कि किसी व्यवसाय को चुनने में व्यक्ति किन मूल्यों को महत्व देगा, ये उस सामाजिक वर्ग पर निर्भर करेगा जिसका वह सदस्य, यानी कि जिस सामाजिक वर्ग का वह सदस्य है उसी वर्ग से ये महत्व हो जाता है कि आप किस व्यवसाय को चुनने में कितना मूल्य मूल्य अपना दे रहे हैं, ठीक है? आगे है आगे है कि निम्न आर्थिक वर्ग के लोग आर्थिक मूल्य व काम के आसान होने को महत्व देते हैं। उच्च वर्ग के लोग काम से मिलने वाले संतोष व काम करने में आज़ादी को महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए चुना हुआ काम अपने मूल्यों के अनुरूप होता है, ठीक है? फिर भी देखिए ये गलत है, ठीक है? होता है फलतः व्यक्ति उससे संतोष प्राप्त करता है जो कि व्यवसाय चुनाव प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है?
फिर आगे है कि स्त्री, यहाँ पर देखिए स्त्री रहेगा। स्त्री पुरुषों के व्यवसाय मूल्य में अंतर होता है, यानी कि व्यावसायिक मूल्यों में अंतर होता है। स्त्रियाँ उन कामों को पसंद करती हैं जिनमें सुरक्षा, कम सक्रियता, कम साहसपूर्ण व कम खतरनाक होते हैं। ठीक है? वे सामाजिक कार्य करना पसंद करती हैं जो दूसरों की सहायता कर सके, जैसे कि एक शिक्षिका समाज सेवा के रूप में, ठीक है? चिकित्सा या फिर दफ्तर में काम करना। और पुरुष वर्ग में देखा गया है कि वे स्त्रियों के पसंद के कार्य भी करना चाहते हैं, ठीक है? बेरोचक काम, नाम व लाभ के बजाय स्वतंत्रता, मान-सम्मान को महत्व देते हैं, ठीक है? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्त्री-पुरुष के व्यावसायिक मूल्यों में काफ़ी अंतर आया है, ठीक है? स्त्रियाँ भी जोखिम, साहस, सक्रियता वाले काम करने के लिए आगे आ रही हैं और पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्रों में तेज़ी के साथ प्रवेश कर रही हैं, जैसे सेना में भर्ती, पायलट, ट्रक ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चालक, सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियर, व्यापार, राजनीतिक आदि। पुरुष वर्ग भी व्यवसाय चुनाव में पारंपरिक, ठीक है, दृष्टिकोण को छोड़कर बदलते समय के साथ समायोजन कर मनपसंद व्यवहार चुनते हैं। व्यावसायिक मूल्यों में बदलाव का कारण आधुनिकता व जीवन शैली में अंतर बताया गया है। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि व्यावसायिक चुनाव का महत्व बताइए, ठीक है? यानी कि स्त्री लोग हैं तो वो लोग पहले के समय में क्या होता था, कम साहसपूर्ण वो शिक्षिका होना ज़्यादातर पसंद करती थी, समाज सेवा, ठीक है? और जो पुरुष होते हैं तो वो साहस वाला काम लेते थे, ठीक है? जिनमें उनको जोखिम उठाना पड़े, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? स्त्री-पुरुष दोनों एक समान हो गए हैं, दोनों एक-दूसरे के कार्य को, यानी कि पुरुष भी चाहता है कि टीचर बन जाएँ, आसान की नौकरी हम करें, ठीक है? और महिला भी एयर पायलट बन रही है, लोको पायलट बन रही है, कुछ भी कर रही है, ठीक है? तो अब कोई उसमें वो नहीं रह गया है। व्यावसायिक चुनाव में क्या होता है, आप जिस व्यवसाय यानी कि जिस सामाजिक वर्ग से आप आते हैं उसी वर्ग का आप व्यावसायिक चुनाव भी करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप व्यावसायिक चुनाव में कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है? इसमें आप लोग कुछ भी अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं, बस ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन यानी कि हास के कारण बताइए, ठीक है? ये भी देखिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुका है वृद्धावस्था के बारे में, कि जो वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन होता है उसके कारण बताइए। या फिर क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन यानी कि हास के कारण बताइए, या फिर वृद्धावस्था में मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर उत्तर में आप लोग ये डाल सकते हैं कि वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन या फिर वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग आंसर में लिखेंगे कि जीवन के उत्तरार्ध में हास संबंधी विनाशकारी परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है? यानी कि जो जीवन को जैसे-जैसे देखिए आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा उसमें धीरे-धीरे आप लोगों के अंदर हास यानी कि परिवर्तन के प्रति आप लोगों का बल में कमी हो जाएगा, ठीक है? कार्य करने का उतना मन नहीं करेगा, जैसे-जैसे एज धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है, ओके? देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि बढ़ती आयु की विनाशकारी छाया न केवल व्यक्ति के शारीरिक पक्ष को ही प्रभावित करती है, बल्कि उसका दुष्प्रभाव वृद्ध व्यक्ति की मानसिक योग्यता और क्षमता को भी एक सीमा तक नष्ट कर देती है, ठीक है? वृद्धावस्था में आमतौर उस व्यक्ति की सीखने की योग्यता में बहुत अधिक ह्रास होता है और उसके लिए नई क्रियाओं को सीख पाना कठिन हो जाता है, यानी कि वृद्धावस्था में व्यक्ति 60 वर्ष से प्लस होता है, ठीक है? तो जो भी उसको याद रहता है, जो भी वो सीखा रहता है अपने समय में, वो धीरे-धीरे भूल जाता है और नई चीज़ों को सीखने में उसको काफ़ी कठिनाई होता है, या फिर कभी-कभी वो सीख भी नहीं पाता, या फिर वो सीख भी पाता है तो काफ़ी कठिनाई उसको यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? आगे है कि स्मृति की क्षमता भी क्रमशः मंद पड़ने लगती है, यानी कि जो उसकी याद करने की क्षमता होती है स्मृति की, ठीक है? वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और इस अवस्था में वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के नाम सरलता से याद नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आप वृद्धावस्था में एंट्री करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, ठीक है? और ये स्थानों के नाम जो भी होते हैं, वो ज़्यादातर याद नहीं रहते, धीरे-धीरे वो भूलने लगता है, ठीक है? आगे है कि विशेषज्ञों के अनुसार 60 वर्ष के बाद व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में थोड़ी गिरावट आ जाती है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में विषम परिस्थितियों के कारण मानसिक तनाव, अंतेंद्र, कुंठा, ठीक है? चिंता और अप्रसन्नता का आगे है
अप्रसन्नता का अनुभव होना तो साधारण बात है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वृद्धावस्था में, ठीक है, उसके अंतर्गत तनाव आ जाता है, ठीक है, कुंठा आ जाती है, चिंता हो जाता है, वो अप्रसन्नता की स्थिति को अनुभव करने लगता है। ये सब उसके लिए एक साधारण बात होती है वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए, ठीक है। आगे है कि 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके। आगे है कि 75 वर्ष के आसपास कुछ वृद्धों में एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक ह्रास दिखाई पड़ता है जो मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हो जाने के लक्षण माना जाता है, ठीक है। इस दशा की सेनाइल डिमेंशिया के रूप में पहचान की गई, यानी कि इस दशा को सेनाइल डिमेंशिया के रूप में पहचान की गई है और इसे वृद्धावस्था में विकसित होने वाली मनोविक्षिप्तता का एक प्रकार माना जाता है, ठीक है। और इस रोग से ग्रसित अनेक रोगी मानसिक चिकित्सालयों और नर्सिंग होम में उपचार के लिए भर्ती करा दिए जाते हैं, जबकि कुछ रोगियों का उपचार उनके परिवारों में ही होता रहता है, ठीक है। और इन रोगियों का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है और इनमें स्मृति लोप, अनिद्रा, बेचैनी, उदासीनता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी कि देखिए, जो वृद्धावस्था में आपका एक रोग हो ज्यादातर होने लगता है, वो होता है आपका सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है। इस रूप में पहचान की गई है कि इसमें जो वृद्धावस्था होता है उसमें विकसित होने वाली जो भी मनोविक्षिप्तता होती है वो एक प्रकार का माना जाता है, ठीक है। और इस रोग से जो ग्रसित होता है वो मानसिक चिकित्सालयों में, नर्सिंग होम में उपचार के लिए भर्ती करा दिए जाते हैं, ठीक है। जबकि देखिए, कुछ रोगियों का उपचार उनके घर परिवारों में ही होता है, ठीक है। और इन रोगियों का जो वास्तविकता से संबंध होता है, यानी कि जो भी सच्चाई से संबंध होता है वो टूट जाता है। उनमें स्मृति लोप, यानी कि याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, बेचैनी, उनको घबराहट होती है, उदासीनता के लक्षण, ये सभी उनको देखा जाता है वृद्धावस्था में, जब वो सेनाइल डिमेंशिया के रोग से ग्रसित हो जाते हैं तब, 75 वर्ष के आसपास, ठीक है। ये रोग कब होता है? तो लगभग 75 वर्ष के आसपास होता है, ठीक है। आगे है कि परंतु उपर्युक्त प्रकार की मस्तिष्की विकृति उन्हीं लोगों में उत्पन्न होती है जिनके मस्तिष्की कोश किसी भयंकर बीमारी अथवा दुर्घटना में चोट लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं। जो व्यक्ति नशीले पदार्थों जैसे तंबाकू, अफीम या हेरोइन जैसे ड्रग्स का अधिक सेवन करते हैं, उनके भीतर भी मानसिक परेशानी उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि ये जो रोग था, ठीक है, रोग का नाम क्या था? सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। सेनाइल डिमेंशिया यानी कि इस प्रकार के जो रोग होता है, जैसे कि काफ़ी लोगों को नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को उनको होता है। यानी कि कभी-कभी उनका जैसे कि एक्सीडेंट हुआ रहता है, मस्तिष्क में चोट आई रहती है, ठीक है? भयंकर बीमारी हो जाता है उनको, या फिर किसी दुर्घटना में यानी कि चोट लग जाती है, वहीं एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है? इससे अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनको ये सब रोग हो जाते हैं, या फिर वो नशीले पदार्थ ले रहे हैं, जैसे कि तम्बाकू पी रहे हैं, अफ़ीम ले रहे हैं, ठीक है? हेरोइन वगैरह या फिर ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है? इस सब का सेवन करते हैं तो उनके भीतर भी जो मानसिक परेशानी है वो उत्पन्न होने की ज़्यादातर संभावना होती है। ठीक है? तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि युवा प्रौढ़ में लैंगिकता से क्या आशय है, ठीक है? यानी कि युवा प्रौढ़ में, यानी कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का है उसमें लैंगिकता से क्या आशय है, या फिर इसको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि युवाओं में लैंगिकता पर संक्षिप्त चर्चा करें। यानी कि युवाओं में जो लैंगिकता संबंधी कार्य होते हैं या फिर जो भी लैंगिकता है, ठीक है, उस पर संक्षिप्त आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले देखिए, आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि समाज द्वारा अपेक्षित लिंग भूमिकाएं स्त्री पुरुष की, ठीक है, भूमिकाएं स्त्री पुरुष की निश्चित तौर पर एक किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक बालिकाएं समझ लेते हैं, ठीक है। फिर भी इन भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए वे अभी भी पूर्ण रूप से स्वयं को तैयार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन का अभाव रहता है। विशेषकर बालिकाएं इन भूमिकाओं को आसानी से नहीं अपना पाती, क्योंकि आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समान शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। बाल्यावस्था के अनुभव, यानी कि बालक व बालिकाओं के साथ समान व्यवहार व लैंगिक परिपक्वता के साथ ही उनमें भिन्न व्यवहार की अपेक्षा लड़कियों को लिंग भूमिका के साथ समायोजन करने में कठिनाई प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि लड़कियों को लिंग समायोजन करने में कठिनाई प्रदान होता है, ठीक है। आगे है कि प्रत्येक स्त्री की अंतरंग इच्छा, ठीक है, माँ पत्नी बनने की रहती है, परंतु वे इन संबंधों को समय के साथ परिवर्तित रूप में स्वीकार करना चाहती हैं,
ठीक है। पारंपरिक भूमिकाएं स्वीकार करने में उन्हें दुविधा होती है क्योंकि उन्हें पति के समान दर्जा परिवार में नहीं देता है। ठीक है, यानी कि जो पति के समान उनका दर्जा होता है एक पत्नी का, उसको परिवार नहीं देता है। बच्चों की देखभाल, परिवार में स्त्रियोचित व्यवहार, घर संभालने का दायित्व की अपेक्षा उनसे करना, जबकि वे पुरुषों के समकक्ष, ठीक है, समकक्ष योग्यता रखती हैं। अतः लड़कियां समाज के पारंपरिक लिंग का निर्वाह करने में स्वयं को तैयार नहीं कर पाती है। ठीक है। और इसी में आगे था कि युवा प्रौढ़चित लिंग भूमिका के संबंध में जब महाविद्यालय की छात्राओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विवाह से पूर्व व विवाह के बाद बच्चों के जन्म यानी कि बच्चों के जन्म से पूर्व तक वे नौकरी करना चाहती थी। मध्य प्रौढ़ावस्था में वे अंशकालीन काम या सामाजिक कार्य करना पसंद करेंगी व इसके बाद पुनः नौकरी करना पसंद करेंगी। लिंग भूमिकाएं व लिंग के अनुसार सामाजिक संबंध के बारे में हालांकि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, फिर भी लड़कियों को इसका आभास है कि अभी भी पुरुष वर्ग की धारणा स्त्रियों के लिए पारंपरिक है, अर्थात पत्नी का स्त्रियोचित व्यवहार ही समाज द्वारा अपेक्षित है। इससे आप लोग क्या समझे? ठीक है, यानी कि देखिए जो युवा प्रौढ़ में लैंगिकता से क्या आशा है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए समाज द्वारा जो अपेक्षित जो आपका लिंग भूमिका है वो स्त्री पुरुष को निश्चित तौर पर एक किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते यानी कि बालक बालिकाएं समझ लेते हैं। ठीक है, कि उनको क्या कार्य करना है, पुरुष है तो उनको क्या कार्य करना है, और महिला है तो उनको क्या कार्य करना है। ठीक है, लेकिन देखिए वर्तमान समय में की जो भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, ठीक है, वो पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनको उनके परिवार में वैसा नहीं समझा जाता है एक पुरुषों की भांति। ठीक है, यदि उनका विवाह हो गया है तो उनके परिवार में जैसे कि उनके पति को जो सम्मान दर्जा मिलता है उनको नहीं मिलता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में पीछे रह रही हैं। ठीक है, और देखिए प्रत्येक जो स्त्री होती है, लड़कियां होती हैं, उनकी इच्छा ज़्यादातर होती है पत्नी बनने की, ठीक है, माँ बनने की। लेकिन देखिए वो समय के साथ, ठीक है, अपने परिवर्तित रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। ठीक है, और पारंपरिक भूमिकाएं स्वीकार करने में उन्हें दुविधा होती है क्योंकि उन्हें पति के समान दर्जा जो होता है वो परिवार नहीं देता है। ठीक है, और बच्चों की देखभाल, परिवार में स्त्रियोचित व्यवहार, घर संभालने का दायित्व की अपेक्षा उनसे करना, जबकि वे पुरुषों के समान समकक्ष योग्यता रखती है। अभी हमने जैसा कि बताया है आप लोगों को। ठीक है, और देखिए जो युवा प्रौढ़चित्त हैं, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि उनकी भूमिका के संबंध में जब महाविद्यालय की छात्राओं से पूछा गया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि विवाह से पूर्व और विवाह के बाद यानी कि बच्चे के जन्म से पूर्व तक वे नौकरी करना चाहेंगे। ठीक है, और मध्य प्रौढ़ावस्था में वे अंशकालीन काम या फिर सामाजिक कार्य करना पसंद करेंगे। यानी कि जैसे कि उनके बच्चे नहीं हुए हैं, ठीक है, तब तक वो नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मध्य प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती हैं तो वो ज़्यादातर पसंद करते हैं सामाजिक कार्य करना। ठीक है, समाज सेवा करना। ठीक है, और इसके बाद ही वो नौकरी पसंद करना चाहेंगे। ठीक है, और लिंग भूमिकाएं व लिंग के अनुसार जो सामाजिक संबंध होता है उसके बारे में देखिए, हालांकि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, फिर भी लड़कियों को इसका आभास है कि अभी भी पुरुष वर्ग की धारणा स्त्रियों के लिए पारंपरिक है। पत्नी का स्त्रोचित व्यवहार ही समाज द्वारा अपेक्षित है। यानी कि देखिए अभी भी लोगों का ये मानना है कि हाँ तुम स्त्री हो तो घर के अंदर रहो, ठीक है, घर के बाहर मत जाओ। काफी लोगों के परिवार में ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि युवाओं में लैंगिकता पर आप किस प्रकार से संक्षिप्त एक टिप्पणी लिख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है इसमें लिखने के लिए। ठीक है, आप खुद से रिलेटेड कुछ भी इसमें बना करके भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रौढ़ावस्था की रुचियां बताइए। ठीक है, अब आप लोगों को प्रौढ़ावस्था की रुचियों के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, प्रौढ़ावस्था की रुचियां या फिर रुचियां। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग आंसर में लिखेंगे कि रुचियां प्रौढ़ावस्था की, ठीक है, रुचियां अक्सर बाल्यकाल या फिर किशोरावस्था से चली आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हेडिंग होप का हो सकता है रुचियां। ठीक है, प्रौढ़ावस्था की जो रुचियां हैं वो अक्सर बाल्यकाल या फिर किशोरावस्था से चली आ रही रुचियां हैं, फिर भी उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है क्योंकि नव प्रौढ़ की जीवन प्रणाली बदल जाती है। अतः रुचियों का नई प्रणाली के समय मेल नई प्रणाली में समय मेल खाना आवश्यक है। ठीक है, साथ ही देखिए रुचियों के प्रकार में परिवर्तन के कारण प्रौढ़ को संतोष प्राप्त होना चाहिए। वास्तव में रुचियां व्यक्ति का कितना समय लेती है इसका ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि रुचियों का संबंध समय, पैसा, शारीरिक बल व शक्ति से होता है।
यानी कि इसका कहने का ये तात्पर्य था कि यदि आपके पास पैसा है, धन है, आपके पास बल है, ठीक है? उसी के अनुसार जो आपकी रुचि है वो दिन पर दिन धीरे-धीरे वो परिवर्तित होने लगती है, ठीक है? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप सोच कर भी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? यदि आप लोगों के पास पैसा है, शारीरिक बल है, आपके पास शक्ति है उतना कार्य करने की, ठीक है? तो आपकी जो रुचियाँ हैं वो अलग-अलग यानी कि चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ओके? आगे है कि जीवन के मूल्यों में परिवर्तन के कारण रुचियों में परिवर्तन देखा जाता है, यानी कि जैसे-जैसे जीवन के मूल्य में परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे व्यक्तियों की रुचियों में भी परिवर्तन होने लगता है, यानी कि परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है? स्त्री व पुरुष प्रौढ़ के जीवन प्रणाली में आमूल परिवर्तन होता है, अतः स्त्री व पुरुष की रुचियों में अंतर होना स्वाभाविक है, ठीक है? आगे है कि आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति के पसंद नापसंद में तीव्रता आ जाती है, व आयु वृद्धि के साथ 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 रुचियों में स्थिरता भी आती जाती है, यानी कि आ जाती है, ठीक है? तथा आयु के साथ रुचियों की विविधता में कमी होने लगती है, फलतः मध्य प्रौढ़ावस्था में रुचियों की संख्या किशोरावस्था की रुचियों की संख्या से, ठीक है? यानी कि प्रौढ़ावस्था में रुचियों की संख्या से किशोरावस्था की रुचियों की संख्या में काफी कम हो जाती है, ठीक है? यानी कि किशोरावस्था में जो भी आपकी रुचियां होती है वो ज्यादातर होती है, जैसे जैसे आप प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसित करते हैं आपकी जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है? आगे है कि रुचियों की संख्या में कमी के कारण उत्तरदायित्वों में वृद्धि एवं कर्तव्य का बोझ बताया गया है, यानी कि जैसे जैसे आपकी रुचियां कम होती हैं वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपके कर्तव्यों का बोझ बढ़ जाता है, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट होता है यानी कि जो रुचि होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है? आगे है कि अतः इस अवस्था में नई रुचियों का विकास नहीं होता, वह पूर्व से ही चली आ रही रुचियों की संख्या में कमी आने लगती है। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण नई रुचियों के लिए प्रेरणा यदि मिलती है तो प्रौढ़ नई रुचियां विकसित करते हैं, परंतु इनकी संख्या कम रहती है, ठीक है? यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जो भी आपकी नई रुचियां के लिए प्रेरणा मिलती है तो जो प्रौढ़ होते हैं वो नई रुचियां विकसित करते हैं, परंतु इनकी संख्या कम ही रहती है, ठीक है? आगे है, यहाँ से है, ठीक है? आगे है कि प्रौढ़ावस्था में रुचियों में परिवर्तन एक साथ नहीं होते, ठीक है? 20 से 25 वर्ष की आयु में लगभग आधा रुचियां परिवर्तित हो जाती हैं, फिर इसके बाद 35 से 45 वर्ष की आयु में 20% परिवर्तन होता है, फिर 30% परिवर्तन 45 से आपका 55 वर्ष तक की आयु के बीच होता है, और रुचियों में परिवर्तन कुछ हद तक सांस्कृतिक और पर्यावरण से जुड़े कारकों के कारण होता है, ठीक है? और 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे है कि रुचियों में परिवर्तन सामाजिक शिष्टाचार व संपर्क के कारण भी देखा जाता है। रुपए पैसे के प्रति रुझान नवप्रौढ़ों में ज्यादा होती है, आयु वृद्धि के साथ उनका ध्यान धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे उनकी आयु में वृद्धि होती है धीरे धीरे उनका ध्यान कम होता है, तो जब ध्यान कम होगा तो उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है? आयु वृद्धि के साथ, ओके? तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यानी कि लैंगिकता में जो भी आपका, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। प्रौढ़ावस्था की जो रुचियाँ थी, ठीक है? इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आपको लिखना था, ठीक है? और आगे है आपका क्वेश्चन, वृद्धावस्था की समस्याएँ बताइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि वृद्धावस्था की समस्याएँ बताइए। चलिए देखते हैं वृद्धावस्था की क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो देखिए जो जीवन का दूसरा नाम है वो क्या है? समस्या है, ठीक है? जीवन का दूसरा नाम समस्या है, हमें उसका सामना करना है, ठीक है? यानी कि जीवन का दूसरा नाम समस्या है और हमको उसका सामना करना है, ठीक है? वृद्धावस्था में पारिवारिक जीवन के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका किसी भी प्रौढ़ के लिए सबसे महत्व का होता है, जैसे समायोजन का क्षेत्र, ठीक है? जीवन की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को परिवार के साथ समायोजन करना पड़ता है। वृद्धावस्था के समायोजन की समस्या जीवन की अन्य अवधियों की समस्याओं से समानता रखती है, लेकिन इस समय कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं कि किसी अन्य अवस्था में नहीं देखी जाती। यानी कि जो हमारा वृद्धावस्था है वो समस्या की अवस्था है, ठीक है? और इसमें जो वृद्धावस्था में पारिवारिक जीवन के ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिनकी किसी भी प्रौढ़ के लिए सबसे महत्व का होता है, ठीक है? जैसे समायोजन का क्षेत्र, यानी कि देखिए वृद्धावस्था में भी आपको काफ़ी ज़्यादातर समायोजन करना पड़ता है, लेकिन जो वृद्धजन होते हैं वो ज़्यादातर समायोजन नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो समायोजन होता है वो आपका प्रौढ़ावस्था में ही देखा जाता है, ठीक है? प्रौढ़ को ज़्यादातर एडजस्ट करके चलना पड़ता है अपने लाइफ में। देखिए जो जीवन की प्रत्येक अवस्था होती है फ्रेंड्स, उसमें व्यक्ति के जो परिवार होता है उसके साथ समायोजन करना पड़ता है, ठीक है? यानी कि कोई भी अवस्था हो उसमें आपको समायोजन करना पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है वो आपका प्रौढ़ावस्था में ही होता है, ठीक है?
देखिए, जो वृद्धावस्था के समायोजन की समस्या होती है फ्रेंड्स, वो जीवन के अन्य अवधियों की समस्याओं से समानता रखती है। यानी कि वृद्धावस्था में ही उसी प्रकार से आपको समस्याओं का समानता रखती है। यानी कि जो भी समस्याएँ आपको अन्य अवस्थाओं में देखने को मिलती हैं, वही समस्याएँ आपको वृद्धावस्था में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन इस समय कुछ ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं, जो कि किसी अन्य अवस्था में नहीं देखी जाती हैं। ठीक है? आगे है कि वृद्धावस्था की समस्याओं को अध्ययन की दृष्टि से निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहला उनका होता है समायोजन की समस्याएं, दूसरा होती है उनकी शारीरिक समस्याएं, तीसरा आर्थिक समस्या और चौथा है आपका मनोवैज्ञानिक समस्याएं। ठीक है, समायोजन से संबंधित समस्याएं आप लोग समझ गए होंगे कि एक दूसरे से एडजस्टमेंट करने की। शारीरिक समस्याएं वो ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। आर्थिक समस्या उनके पास आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं होती, जो उनको मिलता है वहीं से। और मनोवैज्ञानिक समस्याएं में भी जो भी मनोवैज्ञानिकों से संबंधित समस्याएँ होती हैं, व्यक्ति के मन से संबंधित जो भी होती है, ठीक है? इस प्रकार के समस्याएँ इन सभी देखी जाती हैं। यानी कि 4 आपके इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत आप लोग कुछ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, सब चलेगा, केवल आप लोग पॉइंट भी लिख देंगे तो चलेगा, ओके? और आगे थोड़ा-सा इसमें पॉइंट, चारों पॉइंट लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि आयु वृद्धि के साथ वृद्ध व्यक्ति को चुने हुए व्यवसाय 1 मिनट, ठीक, फिर से, ठीक है। देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं कि आयु वृद्धि के साथ वृद्ध व्यक्ति को चुने हुए व्यवसाय की काम करने की शैली से समायोजन करना पड़ता है। उसे इस बात से भी समायोजन करना पड़ता है कि उम्र वृद्धि से उसका सॉरी, वृद्धि से साथ उसका उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है, अतः साथ में काम करने वाले उसे अपने समान कार्य क्षमता न रहने के कारण कमजोर दिखाई देते हैं। यानी कि आयु वृद्धि के साथ धीरे धीरे जो वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको ऐसा लगता है कि जिसके साथ वो काम कर रहा है, ठीक है, वो लोग उसको ऐसा समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति वृद्ध हो गया है, वो कमजोर दिखाई देता है, ठीक है। वो अपने वृद्ध व्यक्ति जो होता है, वो अपने मन में कुछ अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में पनपने लगते हैं, ठीक है, औरों को लेकर के, ओके, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार से आयु वृद्धावस्था की समस्याएँ होती हैं, समायोजन की समस्या हो जाती हैं, शारीरिक समस्याएँ होती हैं, आर्थिक समस्याएँ होती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएँ होती हैं, ठीक है? कभी-कभी तो सामाजिक समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं वृद्धावस्था में, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वृद्धावस्था की व्यावसायिक समस्याएँ क्या होती हैं? तो चलिए, यहाँ पर हमने ऊपर तो पढ़ा नहीं था, ठीक है? इसलिए मैंने इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वृद्धावस्था की जो व्यावसायिक समस्याएँ हैं, वो क्या होती हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो वृद्धावस्था है उसमें शारीरिक हास व्यक्ति की गत्यात्मक शक्ति के साथ साथ काम करने की तत्परता में कमी को दर्शाता है। इसके बावजूद वृद्ध व्यक्ति स्वयं को सक्रिय रहने के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि पहला है इसमें पॉइंट कि काम के द्वारा वे अपनी योग्यता बनाना चाहते हैं। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो काम करके अपनी जो योग्यता है उसको फिर से वापस पाना चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी इस योग्य हूँ, मैं अभी वृद्ध नहीं हूँ, ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी योग्यता बताना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि काम के द्वारा आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, यानी कि वो सोचते हैं कि हम अभी भी काम करेंगे तो हमारा जो आत्मसम्मान है वो बना रहेगा, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति ऐसा सोचता है। अगला पॉइंट है कि समाज में स्वयं की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए, यानी कि वो समाज में अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा बिल्कुल उसी प्रकार से कायम करना चाहता है जैसे कि उसकी प्रौढ़ावस्था में रही होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए, देखिए, वृद्धावस्था में व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, रिटायरमेंट की अवस्था में हो जाता है, यानी कि रिटायरमेंट हो जाता है, तो वो घर पे रहने लगता है और उसका धीरे धीरे सामाजिक संपर्क होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। और इसलिए वो व्यवसायिक कार्य करना चाहता है कि उसका जो सामाजिक संपर्क है वो बने रहें, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक सेवा भाव से जुड़े रहने के लिए, ठीक है, यानी कि जो वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने जो भी उसकी समस्याएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, तो इस प्रकार से वो अपने आप को सेवा भाव से जुड़े रहने के लिए करता है, ठीक है, व्यवसायिक कार्य। अगला है कि जीविकोपार्जन का साधन व आत्मनिर्भर हो सॉरी जीविकोपार्जन का साधन व आत्मनिर्भर होने के लिए, परिवार के लिए बोझ नहीं रहने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से भी वो व्यवसायिक कार्य करता है कि उसको कुछ मिलता रहेगा, ठीक है, कुछ उसका जीविकोपार्जन होता रहेगा, तो इससे वो आत्मनिर्भर रहेगा और परिवार के लिए वो अपने आप को बोझ साबित नहीं करेगा, ठीक है। आगे है कि अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे कई काम हैं जहां वृद्ध व्यक्ति उपयुक्त होते हैं। जिन कार्यों में निर्णय और अनुभव की आवश्यकता होती है, जहां धैर्य व सूझबूझ की आवश्यकता हो, वहां वृद्ध व्यक्ति उपयुक्त होते हैं। यानी कि
देखिए कुछ अध्ययनों से यानी कि प्राप्त हुआ है कि ऐसे कई काम होते हैं जहाँ पर वृद्ध व्यक्ति उपयुक्त होते हैं, जिन कार्यों में निर्णय और अनुभव की आवश्यकता होती है, जहाँ पर धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता हो, वहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रौढ़ावस्था यानी कि प्रौढ़ व्यक्तियों से ज़्यादा उनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादातर अनुभव होता है। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो उपयुक्त हो जाते हैं। आगे है देखिए कि क्योंकि कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, प्रभूतियों की संख्या कम, उपस्थिति, ठीक है, कम उपस्थिति अधिक आदि प्रेक्षण कम आयु के व्यक्ति में नहीं पाए जाते, ये लोग अस्थिर भी होते हैं। अतः वृद्ध व्यक्ति को काम में रखना लोग पसंद करते हैं, परंतु ऐसे कामों की संख्या समाज में अधिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए वृद्ध व्यक्तियों को भी लोग कामों में रहना रखना पसंद करते हैं, लेकिन देखिए ऐसा बहुत कम काम है जिसमें वृद्ध व्यक्ति लोग रह सकें। अब वृद्ध व्यक्ति लोग बलपूर्वक वाला काम तो कर नहीं सकते, ठीक है? तो इस प्रकार के काम करने के लिए जो संख्या है वो काफ़ी कम है, ठीक है? भले ही लोग रखना चाहते हैं, लेकिन जब काम रहेगा तभी तो लोग वृद्ध व्यक्तियों को रखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों का जो व्यावसायिक समस्याएँ वृद्धों के लिए वो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है। देखिए अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स आप सभी लोगों का कि मध्यावस्था में स्वास्थ्य की समस्या बताइए, ठीक है? यानी कि मध्यावस्था में स्वास्थ्य की क्या-क्या समस्याएं हैं उसको आपको बताना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग आंसर डालेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मध्यावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य काफी गिर जाता है। हैवी घष्ट और शाना का कथन है, ठीक है? हैवी घष्ट और शाना का कथन है कि 45 वर्ष की आयु के आसपास अशक्तता बढ़ने लगती है और उसके बाद और तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है? इस समय शरीर से जुड़ी समस्याएं निम्न है जो पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। यानी कि मध्यावस्था की जो यानी कि शरीर से जुड़ी समस्याएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि जो आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो है आप शीघ्र थक जाते हैं, ठीक है? मध्यावस्था में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 40 से लेकर के 60 वर्ष तक की ये अवस्था है आपका, ठीक है? इसमें व्यक्ति क्या होता है कि जल्दी थक जाता है, ठीक है? उसको अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती। ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया गया। आप लोग चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी जाकर के एक बार से देख सकते हैं, ठीक है? भूख नहीं लगती है इसमें, ठीक है? कानों में आवाज़ गूंजने लगता है यानी कि सनसनाहट होने लगती है, ठीक है? और पेशियों में दर्द होता है, पीड़ा होती है, ठीक है? ये आपका अलग से पॉइंट है, पेशियों में पीड़ा, ओके? आगे है कि त्वचा का संवेदनशील होना और खुजली यानी कि जो मध्यावस्था में व्यक्ति होता है उसको त्वचा में संवेदनशील हो जाती है त्वचा उसकी और उसमें खुजली होने लगती है। शरीर में कई स्थानों पर दर्द का अनुभव होता है यानी कि ऐसा उनको अनुभव होता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ठीक है? आंतों में विकार, दस्त, कब्ज, जलन व घाव, ठीक है? यानी कि आंत जो होता है, ठीक है, उसमें आपके विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? कब्ज़ होने लगता है, दस्त होने लगता है, जलन होने लगता है, कभी-कभी क्या होता है कि घाव की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है, ठीक है? और अगला पॉइंट है आमाशय की अम्लता, गैस, अपचन यानी कि उस समय जो मध्यावस्था में व्यक्ति होता है उसको अपचय की समस्या होती है, खान यानी कि जो भोजन होता है वो पाचन संबंधी समस्या जो होती है उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम बढ़ जाती है, गैस की समस्याएँ हो जाती है, ठीक है? फिर आगे है कि मध्यावस्था में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये सब तो आपकी समस्याएँ थे, ठीक है? मध्यावस्था में शारीरिक समस्याएँ थे। अब आपके देखिए जो यहाँ पर मध्यावस्था में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो प्रभाव उसे प्रभावित करता है। सबसे पहला तो उसका होता है व्यक्ति की वंश परंपरा। देखिए जो मध्यावस्था में जो व्यक्ति की वंश परंपरा होती है इसका बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो वंश परंपरा होती है वो आपके मध्यावस्था में काफ़ी प्रभाव डालता है। मध्यावस्था में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 40 से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु होती है, जिसमें जो उनका वंश परंपरा होता है यदि वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो ये सब उनको एक प्रकार से प्रभावित करता है उनके पारिवारिक जीवन को, ठीक है? तो वंश परंपरा की समस्या रहती है, ये आपको प्रभावित करती है। अगला है आपका विगत वर्षों में उसके स्वास्थ्य की दशा, यानी कि विगत वर्षों में जैसी उसकी स्वास्थ्य की दशा रहती है वो उसके मध्यावस्था में प्रभावित डालती है, ठीक है? तीसरा है आपका लास्ट के जीवन के विभिन्न प्रकारों के तनाव। देखिए जीवन के विभिन्न प्रकार के जो भी आपके तनाव होते हैं, ठीक है? ये सब आपके मध्यावस्था में प्रभावित करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को, ठीक है? यानी कि जिस प्रकार के भी आपके तनाव होंगे आपका सेहत खराब होगा तो शारीरिक संबंधी आपके समस्याएँ उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार से जो आपके जीवन के कई यानी कि विभिन्न प्रकार के जो तनाव होते हैं वो सब आपको प्रभावित करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को मध्यावस्था में, ओके?
आगे आप इसमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वृद्धों के काम व्यवहार के प्रति जो प्रतिकूल सामाजिक अभिवृत्तियां हैं उनका गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव वृद्धों पर पड़ता है, जैसे अपराध बोध, कामेच्छा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव और दबाव तथा अयोग्यता की भावनाएं व्यक्ति में नपुंसकत्व, ठीक है, नपुंसकत्व पैदा करते हैं। यानी कि वृद्धों के में जो काम व्यवहार के प्रति जो भी प्रतिकूल सामाजिक अभिवृत्तियां होती हैं वो उनको वो गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी कि जो वृद्ध होते हैं उन पर पड़ता है, जैसे कि अपराध बोध, ठीक है, यानी कि वो किसी न किसी अपराध में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, कामेच्छा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव, यानी कि जो भी उनकी कामेच्छा होती है उससे वो संवेगात्मक रूप से तनाव यानी कि उनके अंतर्गत होने लगता है, ठीक है, और दबाव और अयोग्यता की भावनाएं यानी कि यानी कि उनके ऊपर काफी तरह के दबाव आने लगते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि मैं अब अयोग्य हो गया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति में जो भी नपुंसकता होती है, ठीक है, नपुंसक तत्व जो होता है वो उसके अंतर्गत पैदा होने लगता है, ठीक है। आगे है कि वृद्धावस्था में काम इच्छा से जुड़ी एक और समस्या जो समाज में देखी जाती है वो वृद्ध स्त्री पुरुष का बेतुका प्रेम प्रसंग चलना, फलस्वरूप बहला फुसलाकर स्त्री के साथ बलात्कार का प्रयास या फिर सुंदर स्त्री से प्रेम करने की इच्छा आदि व्यवहार वृद्धों में देखे जाते हैं, जिसे समाज कभी भी इजाजत नहीं देती है। यानी कि वृद्धावस्था में देखिए जो काम इच्छा से जुड़ी एक सबसे बड़ी समस्या आपके समाज में देखी जाती है वो वृद्ध स्त्री के जो बेतुका प्रेम प्रसंग चल रहा है इस टाइम, ठीक है, बहला-फुसला कर स्त्री के साथ बलात्कार कर रहे हैं लोग, ठीक है? इसका प्रयास या फिर वो सुंदर स्त्री से प्रेम करने की इच्छा उनको होने लगती है, ठीक है? वृद्धावस्था में। तो ये सब देखिए जो वृद्धावस्था में ये सब जो इस प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं, इससे समाज कभी भी इनको इजाज़त नहीं देता है, ठीक है? लेकिन उनका भाई वो है तो वृद्धावस्था में काम इच्छा से जुड़ी ये सब उनकी अलग सी समस्याएँ हैं, ठीक है? आगे है कि 60 से 70 वर्ष की आयु में व्यक्ति में लैंगिक क्रियाकलाप की शक्ति का ह्रास हो जाता है, वो 70 के बाद एकदम समाप्त हो जाता है। यानी कि जो 60 से 70 वर्ष की आयु में आयु के व्यक्ति में जो भी लैंगिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, उसकी शक्ति वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और 70 साल के बाद तो एकदम से ही वो समाप्त हो जाती है, ठीक है? जो लैंगिक क्रियाकलाप होते हैं वृद्धों में, ओके? तो यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका ये जो क्वेश्चन था कि वृद्धावस्था में आपके जो मध्य अवस्था में, ठीक है? स्वास्थ्य संबंधी क्या-क्या समस्याएँ हैं, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है? कि व्यक्ति जो होता है, वो जल्दी थक जाता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, कानों में आवाज़ गूँजने लगती है, ठीक है? त्वचा संवेदनशील होने लगती है, खुजली होने लगती है, शरीर में कई स्थानों पर दर्द का अनुभव होता है, आंतों में विकार, दस्त, कब्ज़, जलन और घाव हो जाते हैं, आमाशय में अम्लता बढ़ जाती है, गैस हो जाता है, भोजन पाचन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से ये सब आपके मध्य प्रौढ़ावस्था की समस्याएँ हैं, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्लास में सारे क्वेश्चंस जो है वो आज जो कि हमने डिस्कस किया है अभी तक वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि समझ में आ रहे होंगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आप सभी लोगों से लाइक करने में आप लोग कंजूसी ना किया करें, ठीक है, क्योंकि लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमको समझ रहे हैं, ठीक है, हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों को उनको समझ में आ रहा है, एग्जाम में भी वो अच्छा अपना प्रेजेंट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लाइक किया करिए, लाइक करने में कंजूसी ना किया करिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रौढ़ावस्था में सामाजिक गतिशीलता का सॉरी हाँ ठीक है, प्रौढ़ावस्था में सामाजिक गतिशीलता का विवेचन कीजिए। यानी कि प्रौढ़ावस्था में आप किस प्रकार से समाज में गतिशील हैं, ठीक है, इसकी विवेचना करना है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर डालेंगे उत्तर, और यहाँ पर हमने तो हेडिंग नहीं दिया है, ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था में सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, इतना आप लोग ये हेडिंग इसको डाल सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि समाज में भागीदारी तथा गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रौढ़ समुदाय का अंतरंग इच्छा होती है। यानी कि समाज में भागीदारी तथा जो भी गतिविधि होती है उसमें हिस्सा लेना जो समुदाय प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उन समुदाय का अंतरंग इच्छा होती है, यानी कि ज्यादातर उनको इच्छा होती है, ठीक है। और कुछ प्रौढ़ इन क्रियाओं को करके संतोष महसूस करते हैं जबकि अधिकतर संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। प्रौढ़ वर्ग अपनी पहचान ऊंचे ओहदे के परिवार के साथ करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय अपने परिवार के, ठीक है। यानी कि जो प्रौढ़ वर्ग होते हैं वो अपनी पहचान ज्यादातर जैसे कि कोई अमीर परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, तो उनके साथ वो ज्यादा यानी कि तालमेल रखना पसंद करते हैं बजाय अपने परिवार के। वो अपने परिवार से दूरी बनाते हैं, दूसरे के परिवार उनको देखने में अच्छे लगते हैं, दूसरे के परिवारों के साथ वो तालमेल ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है, अपने परिवार के बजाय, ठीक है, उनको अपने परिवार में रहना ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगता है यानी कि प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। आगे है कि उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर के ही प्रौढ़, यानी कि उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर के ही प्रौढ़ ऊंचे पद पर आसीन
रहते हैं, ठीक है? ऐसी धारणा देखिए किशोरावस्था में किशोर बालकों में देखी जाती है, अतः जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुँचते हैं, तब अपना तादात्म्यकरण ऊँचे वर्गों के लोगों से करना प्रारंभ कर देते हैं तथा जल्दी से जल्दी ऊँचे पदों पर आसीन होने का प्रयास करते हैं, ठीक है? 30 वर्ष की आयु तक प्रौढ़ ऊँचे पद प्राप्त कर अपने परिवार को उच्च वर्ग में लाने की कोशिश करता है। फलस्वरूप परिवार में गतिशीलता ज़्यादा बढ़ गई है, वह परिवार सामाजिक रूप से स्थिर नहीं रह पाते हैं। यानी कि देखिए जैसे कि 30 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है तो वो ज़्यादातर उच्च परिवार से तालमेल बनाने लगता है ताकि वो जल्दी ही उच्च पदों पर किसी भी उच्च पदों पर आसीत हो जाए। वो चाहता है कि हम अपने परिवार को उच्च वर्ग में लाने की यानी कि मैं ला सकूँ या फिर लाने की वो कोशिश कर सकता है, ठीक है? करता है वो। फलस्वरूप देखिए जो परिवार होता है उसमें गतिशीलता ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? और परिवार में सामाजिक रूप से स्थिर नहीं रह पाते, यानी कि जो सामाजिक रूप से स्थिर होता है वो नहीं रह पाते हैं, ठीक है? आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि ऊंची सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के आम तरीके जैसे कि व्यावसायिक सफलता और प्रगति, ठीक है? अन्य कई तरीके हैं जैसे किसी ऊंचे स्थिति के व्यक्ति के साथ विवाह, विरासत में संपत्ति पाना, ऊंची स्थिति के व्यक्ति से मेल जोल एवं उनके द्वारा अपनाना, किसी ऊंची धार्मिक संस्था का सदस्य बनना, अच्छे कॉलोनी में मकान लेना, पैसा खर्च करना, ऊंचे वर्ग के रीति रिवाज, अभिवृत्तियां और प्रतीक अपनाना, ठीक है? तो आज के जो प्रौढ़ है फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी ये जो होड़ है वो लगातार हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए अत्यधिक गतिशील हो रहा है। जो जिस स्थिति में है उससे वह संतुष्ट नहीं है, अतः ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करना, उच्च रहन सहन स्तर को अपनाना तथा भौगोलिक परिस्थितियों का बदल कर वह ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं। यानी कि देखिए जो ऊंचा सामाजिक स्थिति होती है उसको प्राप्त करने में ये आम तरीके जैसे कि आप व्यावसायिक सफलता प्राप्त करिए, ठीक है? व्यावसायिक सफलता और प्रगति कर लीजिए या फिर किसी ऊंचे स्थिति के व्यक्ति के साथ के साथ विवाह विरासत में जो संपत्ति आपको मिलता है जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा में उसको नवासा बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार की आप संपत्ति पा लीजिए या फिर किसी ऊंची स्थिति व्यक्ति से मेल जोल एवं उनके द्वारा अपनाना, किसी भी ऊंची धार्मिक संस्था का समुदाय बन जाइए, ठीक है? अच्छे कॉलोनी में मकान मकान ले लीजिए, पैसे खर्च करिए, ऊंचे वर्ग के रीति रिवाज करिए, ठीक है? अभिवृत्तियां या फिर उनके जो प्रतीक है ऊंचे वर्ग लोगों का वो अपना लीजिए, ठीक है? देखिए आज के डेट में क्या होता है कि जो प्रौढ़ लोग हैं फ्रेंड्स वो हर क्षेत्र में आगे रहना चाहते हैं, ठीक है? अत्यधिक वो गतिशील हो गए हैं, ठीक है? देखिए जिस स्थिति में वो रहते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं, ये सबकी बात हो रही है कि आप लोगों के पास जितना होगा आप उससे संतुष्ट नहीं होते होंगे, ठीक है? आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये मेरे पास कुछ नहीं है, कम है, हमको हमें और भी ज्यादा चाहिए, ठीक है? इस चीज की हमें और कमी है, हमें ये चीज और चाहिए, ये सबके लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है? तो देखिए जितनी भी आज के डेट में यानी कि बच्चे हैं, ठीक है? बच्चे नहीं कहेंगे, इनको हम प्रौढ़ व्यक्ति कहेंगे, ठीक है? ऊँची से ऊँची ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है? उच्च रहन-सहन स्तरों को अपना रहे हैं और जो भी उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ उसको बदल करके वो ऊँचा स्थान पाना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि निम्न भौगोलिक स्थितियों को बदल करके वो ऊँचा स्थान पाना चाहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो प्रौढ़ावस्था में सामाजिक गतिशीलता होती है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है? यानी कि जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है वो उच्च वर्ग में तालमेल बनाता है, ठीक है? उच्च वर्ग में रहना पसंद करता है, जैसे कि धीरे-धीरे उसकी पदोन्नति जो होती है वो उच्च पदों पर हो जाती है और वो अपने परिवार को उच्च वर्ग में ले जाना चाहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रौढ़ावस्था में सामाजिक गतिशीलता आपकी होती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? अच्छा, हमने 30 हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पर है लिंगोचित समायोजन का महत्व बताइए, ठीक है? यानी कि लिंगोचित समायोजन का क्या महत्व है इसको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं लिंगोचित समायोजन का महत्व, ठीक है? इसके बाद आप लोग हेडिंग डालने के बाद इतना आप लोग हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं कि उन संस्कृतियों में जहाँ लिंग भूमिकाएं कठोरता के साथ पालन करवाई जाती है, वहाँ समाज द्वारा स्वीकृति एवं समायोजन सापेक्षतः, ठीक है? समायोजन सापेक्षतः आसान हो जाता है, कारण व्यक्ति शुरू से उस प्रकार के वातावरण में प्रशिक्षित होता है तथा उसे किसी दूसरे प्रकार की भूमिका करने का अवसर भी नहीं प्रदान, यहाँ पर अवसर रहेगा, ठीक है? अवसर भी नहीं प्रदान किया जाता है। आधुनिक समाज में एक प्रौढ़ स्त्री पुरुष यह जानते हैं कि लिंग के अनुसार उनकी भूमिका क्या है, उन्हें अपने लिंग को स्वीकार कर किस प्रकार की भूमिका समाज में करनी है, इसका ज्ञान भी उन्हें किशोरावस्था से रहता है। यानी कि देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंगोचित समायोजन का महत्व बताइए, ठीक है? तो देखिए जो समायोजन से संबंधित आपके लिंगोचित समायोजन होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जो
जो व्यक्ति होता है वो शुरू से ही अपने वातावरण में प्रशिक्षित होता है, ठीक है? और उसे क्या करता है कि वो किसी भी दूसरे प्रकार की भूमिका करने का अवसर भी नहीं प्रदान किया जाता, ठीक है? वो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार से वो भूमिका अपना निर्वहन करता रहता है, ठीक है? दूसरे प्रकार की उसको भूमिका करने के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। देखिए आधुनिक समाज में क्या होता है कि जो एक प्रौढ़ स्त्री पुरुष होते हैं फ्रेंड्स, वो जानते हैं कि लिंग के अनुसार उनकी भूमिका क्या है, ठीक है? स्त्री भी जानती है कि हमारी भूमिका समाज में क्या है, परिवार में क्या है, ठीक है? पुरुष भी जानता है कि हमारी जो भूमिका है वो समाज में क्या है, हमारे परिवार में क्या है, ठीक है? कि देखिए जो वो व्यक्ति जो होते हैं यानी कि जो प्रौढ़ व्यक्ति यानी कि लिंग यानी कि स्त्री पुरुष जो व्यक्ति होते हैं वो अपने लिंग को स्वीकार कर किस प्रकार की भूमिका समाज में करनी है इसका ज्ञान भी उन्हें किशोरावस्था से ही हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था में व्यक्ति इतना समझदार हो जाता है, स्त्री या पुरुष, कि उसको समझ में आ जाती है कि हमें समाज में या फिर परिवार में हमारी क्या भूमिका निर्वहन करना है, हमें किस प्रकार से रहना है, ठीक है? वो अपना स्त्री भी जानता है और पुरुष भी जानता है, ठीक है? आगे देखिए लिखा गया है कि बाल्यावस्था से सीखे गए लिंग भूमिकाएं किशोरावस्था तक आदत में बदल जाती है। यानी कि जो भी आपके बाल्यावस्था में सीखे गए जो आपके लिंग भूमिकाएं हैं वो किशोरावस्था में आकर के आदत में बदल जाती है, ठीक है? वो एक आदत बन जाता है। अतः प्रौढ़ावस्था में उन आदतों को तोड़कर नए व्यवहार सीखना प्रौढ़ों के लिए एक कठिन कार्य जरूर हो जाते हैं। यानी कि जब आप प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो उन आदतों को तोड़ करके नए आदतों को अपनाना एक कठिन कार्य होता है, लेकिन देखिए धीरे-धीरे वे नए लिंग प्रतिमानों को सीख लेते हैं। यानी कि प्रौढ़ावस्था में धीरे-धीरे वो व्यक्ति जो होते हैं, प्रौढ़ावस्था में जो भी सीखे होते हैं, वो धीरे-धीरे आकर के अपने यानी कि तोड़ करके नए व्यवहार सीख लेते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? आगे है कि व्यक्ति से जिन कार्यों की आशा की जाती है, उसके बारे में परस्पर विरोधी धारणाओं के होने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो समायोजन करने में कठिनाई प्रदान करता है। वह आशा के अनुसार कार्य करने की अभिप्रेरणा घट जाती है, ठीक है? यह भ्रम पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक देखी जाती है, क्योंकि वे पारंपरिक भूमिका से हटकर समाज की नई चुनौतियों को स्वीकार कर विकासात्मक दृष्टिकोण के आधार पर नई भूमिकाएं अपनाती हैं, वन मिनट ठीक है? जिसका विरोध विद्रोह उन्हें देखना पड़ता है। इसके विपरीत कई स्त्रियां स्त्रियोचित, ठीक है? स्त्रियोचित व्यवहार गुण के आधार पर समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। वह दूसरी स्त्रियों को जो चुनौती का सामना यानी कि जो चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उन्हें लोकप्रियता की दृष्टि से निम्न देखती है। प्रौढ़ों के जो लिंग भूमिका होती है उसके संबंध में ज्ञान व जीवन में वे क्या करना चाहते हैं के बीच अक्सर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप पारंपरिक लिंग भूमिका के प्रति अभिप्रेरणा का न केवल अभाव रहता है बल्कि वे इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है? यानी कि देखिए आप लोग इससे क्या समझे? देखिए जो भी व्यक्ति होते हैं यानी कि जो स्त्री होती है, जो पुरुष होते हैं, ठीक है? उनको ये स्वीकार करना पड़ता है कि जो भी हमारे जो गुण है, जो व्यवहार हैं, ठीक है? अपना वो कार्य करती हैं, अपनी यानी कि जो स्त्री होती है, स्त्रियों का अपना गुण निर्वहन करती हैं और जो पुरुष होते हैं, पुरुषों का गुण निर्वहन करते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वो अपनी विपरीत दिशा में जा कर के कार्य करती हैं, यानी कि जिनके लिए क्या होता है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो उनके लिए एक लोकप्रिय दृष्टि से निम्न देखा जाता है उनको, ठीक है? वो चुनौतियों का सामना करती हैं तो। तो इस प्रकार से देखिए उनके बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है उनको, उन स्त्रियों को, ठीक है? और जो पारंपरिक लिंग भूमिका के प्रति अभिप्रेरणा का न केवल अभाव रहता है बल्कि इसका विरोध भी वो लोग करते हैं, ठीक है? आगे आप लोग लिख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा लॉन्ग रहेगा, ठीक है? आगे लिख सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिंग भूमिका संघर्ष प्रत्येक परिवार में एक ज्वलंत समस्या बन रही है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आपका लिंग भूमिका का संघर्ष है, ठीक है? ये सबके परिवार में एक ज्वलंत समस्या बन रही है, ठीक है? कि क्या होता है परिवार में, तुम लड़की हो तुमको ये करना चाहिए, लड़का हो ये करना चाहिए। लेकिन देखिए आज के डेट में लड़कियां कुछ नहीं मानती हैं, सब कुछ करती हैं, वो हर एक कार्य कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए उनको थोड़ा सा भी भेदभाव होता है तो उन्हें ये पसंद नहीं आता है परिवार में, ठीक है? आगे है कि जिसका प्रभाव व्यवसाय चुनाव विवाह व अभिभावकत्व पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, ये सब देखा ही जा रहा है। देखिए स्त्री पुरुष जब माता पिता की भूमिका निर्वाह करते हैं तो उनके पारंपरिक भूमिका संबंधी ज्ञान व वर्तमान की नई चुनौतियों के बीच अत्यधिक अंतर लिंग भूमिका संघर्ष को जन्म देता है। अतः उत्तम समायोजन के लिए पति पत्नी को आपस में अपनी अपनी भूमिकाओं का ज्ञान कराकर सफल समायोजन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे संतोष प्राप्त कर सके तथा अपने बच्चों के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सके, ठीक है? यानी कि दोनों को समझना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है और दूसरे को एक दूसरे के प्रति यानी कि समायोजन करके रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है? आगे है आपका थोड़ा सा और बचा है
कि दाम्पत्य जीवन में समायोजन तभी अच्छा हो सकता है जब पति पत्नी इस बात से सहमत हो कि किसका क्या कार्य होना चाहिए, और जब समायोजन के लिए वे दोनों लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक आप दाम्पत्य जीवन में समायोजन आपका तभी अच्छा हो सकता है जब पति पत्नी दोनों ही इस बात से सहमत हो कि उनका क्या कार्य होना चाहिए, और समायोजन के लिए वो दोनों ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपने अपनाते हैं। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को देखिए थोड़ा सा लॉन्ग तो था ही, ठीक है, बट समझ में आ गया होगा कि लिंगोचित समायोजन क्या होता है। ठीक है, एक दूसरे से कैसे आप समायोजन, तो देखिए सबसे ज्यादा जो कंक्लूजन आपका लास्ट में निकल के आता है वो आपका यही है कि जो दाम्पत्य जीवन में समायोजन होता है वो तभी अच्छा हो सकता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद इसको आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन जो है वो समायोजन में तभी अच्छा हो सकता है जब पति पत्नी इस बात से सहमत हो कि किसका क्या कार्य होना चाहिए, और जब समायोजन के लिए वे दोनों ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपने अपनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हो, टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यौन संबंधी समायोजन से क्या आशय है। अब यहाँ पर देखिए आपसे यौन संबंधी समायोजन, देखिए प्रौढ़ावस्था में सब कुछ यही सब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, विवाह संबंधी क्या समायोजन करनी चाहिए आपको, किस प्रकार से, ठीक है, यौन संबंधी समायोजन क्या है, तो यही सब पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि यौन संबंधी समायोजन से आशय। ठीक है, इसके बाद आप सब लोग इसमें लिखिएगा कि यौन संबंधी समायोजन निर्विवाद रूप से यह विवाह में सर्वाधिक कठिन समायोजन होता है तथा यह वैवाहिक कलह या अनबन तथा दुख का कारण भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि देखिए आगे है कि यदि यौन संबंध सुख संतुष्टिदायक ढंग से प्राप्त न हो सके तो आमतौर पर विवाहित युगल को इस समायोजन से संबंधित प्राथमिक अनुभव अन्य समायोजनों की तुलना में बहुत कम बिना संवेगात्मक तनाव के करने में असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, एवं ये नहीं रहेगा। ठीक है, एवं वे यह समायोजन स्त्रियों के लिए यौन संबंधी समायोजन पुरुषों की तुलना में अधिक कठिन प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप इन्हें पुरुषों से कम संतुष्टि प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए यौन संबंधी समायोजन क्यों इतना कठिन होता है, इस तथ्य को देखिए रूबिन ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि शैशव काल से ही अपनी काम वासना को रोकते हुए तथा दमन करते हुए इनका समाजीकरण होता है। ठीक है, अतः विवाह के पश्चात बदले हुए पारिवारिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में पति की इच्छा अनुसार वे बेझिझक उन्मुक्ति से यौन संबंधों का आनंद उठा नहीं पाती हैं। ठीक है, यानी कि देखिए शैशव काल से ही वो अपना काम वासना जो भी होता है उसको वो रोकते हुए दमन करते हुए इसका सामाजिकरण उनका होता है। ठीक है, और विवाह के पश्चात बदले हुए पारिवारिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में जो पति की इच्छा अनुसार वे बेझिझक उन्मुक्त से यौन संबंधों का आनंद नहीं उठा पाती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा यौन समायोजन में थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से इसका यानी कि समायोजन कर सकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे है कि भारत जैसे देशों में जहां विवाह के पूर्व यौन संबंधों को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है तथा ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तथा देखिए परिवार के लड़के लड़कियां इस प्रकार के संबंध, ठीक है, संबंध विवाह पूर्व स्थापित भी नहीं करते हैं। ठीक है, फलस्वरूप विवाह के बाद यौन संबंधी समायोजन अधिक कठिन होता है। इसके विपरीत पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में, ठीक है, संस्कृति में आपका डेटिंग पैटर्न होता है। ठीक है, डेटिंग पैटर्न के एक भाग के रूप में किशोर लड़के लड़कियां यौन संबंध भी स्थापित कर लेते हैं, अतः ऐसे किशोरों को विवाह के बाद इस प्रकार के समायोजन करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो लोग पहले से यौन संबंध बना रहे हैं यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप में, उनको बाद में थोड़ा सा इससे समायोजन करने में आसानी होती होगी। ठीक है, यानी कि होती है, यहाँ पर लिखा गया है तो हम ये मान सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भारत देश है फ्रेंड्स, यहाँ पर विवाह से पहले आपको फिजिकल रिलेशनशिप में रहना ये आप लोगों के लिए सम्मानजनक बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही गलत बात कहा गया है। विवाह के बाद आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन देखिए जो लोग विवाह के पहले से ही ये सब कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यौन संबंध बना रहे हैं, उनके लिए विवाह के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि उनको हर एक चीज पता होता है, और जिनको कुछ चीज पता नहीं होता है तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी ही। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे यौन समायोजन से क्या आशय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या है। तो देखिए इसके बारे में हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन एक पढ़ाए हुए हैं। ठीक है,
क्लास 10th आपका शायद आपका यही है, ठीक है? अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है? आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट करिए, या फिर इसको पूछ सकता है आपको कि अंतरपीढ़ी से आप क्या समझती हैं, ठीक है? अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है? या फिर अंतरपीढ़ी संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या फिर अंतरपीढ़ी से आप क्या समझती हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोग अंतरपीढ़ी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आप लोग का अंतरपीढ़ी संघर्ष, इतना हेडिंग डालने के बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष का तात्पर्य दो या दो से अधिक पीढ़ियों के मध्य संघर्ष से है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो संघर्ष होता है वो नकारात्मक सामाजिक संबंध को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्ति या समूह का विरोध करते हैं और इसके लिए हिंसा की भी धमकी देते हैं, ठीक है? संघर्ष की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, देखिए जो संघर्ष की परिभाषा है, इसको मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि सामाजिक संघर्ष में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। यानी कि देखिए, जो संघर्ष की परिभाषा है, मैकाइवर एवं पेज ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक है, ठीक है, राइटर है। इन्होंने लिखा है कि सामाजिक संघर्ष में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, ठीक है? आगे है, देखिए इसमें यहाँ पर कि जब यह सामाजिक संघर्ष या एक दूसरे के विरुद्ध कार्य दो या दो से अधिक पीढ़ी के बीच होता है तो उसे अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। यानी कि क्या कहा है कि जब यह सामाजिक संघर्ष एक दूसरे के विरुद्ध कार्य दो या दो से अधिक पीढ़ी के बीच होता है तो यह अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है, ठीक है? आगे है कि कुछ साम्यवादी विचारधारा में तो कुछ प्रजातांत्रिक विचारधारा में, कुछ उदारवादी अर्थव्यवस्था में तो कुछ स्वदेशी विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु हिंसक तरीकों पर तो अन्य अहिंसक तरीकों पर विश्वास करते हैं, ठीक है? आगे है कि फलस्वरूप एक ही पीढ़ी के भिन्न भिन्न मूल्यों, विचारधाराओं एवं पद्धतियों में विश्वास करने वाले लोगों में संघर्ष पाया जाता है। परिवार और जाति के क्षेत्र में भी पारिवारिक समन्वय के अभाव के कारण आजकल आजकल अंतरपीढ़ी संघर्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है? गांव में पंचायती राज संस्थाओं में भी विभिन्न बातों पर एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच संघर्ष पाया जाता है। राजनीतिक गुटबंदी के अंत पीढ़ी संघर्ष को बढ़ाने में विशेष दिया है। शिक्षा के प्रमुख केंद्रों विश्वविद्यालयों तक में अंतः पीढ़ी संघर्ष प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वर्तमान समय में जो आपका राजनीतिक गुटबंदी है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी आपके अंतरपीढ़ी संघर्ष को बढ़ाने में जो विशेष योग दिया है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है, विश्वविद्यालयों तक में अब अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है? अंतरपीढ़ी संघर्ष के मतलब क्या है? यानी कि दो पीढ़ी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने ही फैमिली से ले लीजिए कि एक पीढ़ी के आपके दादा दादी लोग हैं और एक पीढ़ी के आपके मम्मी पापा है, ठीक है? यदि दोनों के बीच जो यानी कि जो संबंध है वो एक अच्छी प्रकार से नहीं है, एक दूसरे से एडजस्ट यानी कि समायोजन करके चलना पड़ रहा है, तो वहां पर उनको एक दूसरे की पीढ़ी से संघर्ष करना पड़ा, ठीक है? दादा दादी चाहते हैं कि हमारे अनुसार चले, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि वो अब के अनुसार चले, ठीक है? तो वो एक दूसरे की पीढ़ियों से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, ठीक है? तो यही आपके अंतरपीढ़ी संघर्ष का तात्पर्य होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष की प्रमुख समस्याएं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, जो अंतरपीढ़ी संघर्ष की प्रमुख समस्याएं होती हैं फ्रेंड्स, उसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अंतरपीढ़ी की समस्याएं, ठीक है? इसमें आप लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, कि अंतरपीढ़ी के कारण युवा असंतोष अथवा युवा सक्रियता की समस्या उत्पन्न हुई। भारतवर्ष को अधिकांश विचारकों ने युवा विहीन देश कहा है। इसका प्रमुख कारण यह था कि युवाओं की अलग स्वतंत्र संस्कृति नहीं थी। संस्कृति से तात्पर्य जीवन की संपूर्ण गतिविधियों से होता है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि परंपरागत भारत में युवक स्वतंत्र जीवन की गतिविधि को नहीं अपना सकते। उन्हें प्रत्येक व्यवहार के परंपरागत ढंग से करना होता है। किस धर्म में विश्वास रखना है, किस सामाजिक कृत्यों को करना है और किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को करना है, उसे वह अपने बड़े बूढ़ों से सीखता है। इस प्रकार
पुरानी पीढ़ी तथा नई पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में एकरूपता पाई जाती है। लेकिन देखिए अब स्थिति बदल गई है, ठीक है, बदली हुई है कि अब सभी परिवारों से बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, बाल विवाह को न करके अधिक उम्र में विवाह कर रहे हैं और इस प्रकार उनमें एक नई संस्कृति जैसा कि पश्चिमी समाजों में है, ठीक है, उसका सूत्रपात हो गया है, ठीक है, हो रहा है। उनके जीवन की गतिविधियां बदल रही हैं और वे अब स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं जो परंपरागत व्यवहारों से अधिक अंशों में मेल नहीं खाता। इस प्रकार अंतरपीढ़ी संघर्ष को जन्म दिया जिससे सामाजिक विघटन की समस्या को जन्म दिया। यानी कि देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष, जहाँ पर अंतरपीढ़ी संघर्ष होगा वहां पर सामाजिक विघटन होना तय है, क्योंकि देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या होता है कि एक दूसरे से तालमेल, यानी कि दो पीढ़ियों के बीच यदि तालमेल नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो नई पीढ़ी है वो आपसे अलग हो जाएगी, ठीक है। जब अलग अलग हो जाएगी तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, आपके पारिवारिक विघटन की, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे मुख्य समस्या क्या है अंतरपीढ़ी संघर्ष की, पारिवारिक विघटन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण लिखिए या फिर अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण, ये आप लोगों का हेडिंग है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, सुविधा के लिए इन कारणों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो देखिए आपके अंतरपीढ़ी संघर्ष का सबसे पहला कारण है वो आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण में कहा गया है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न कारणों में से मनोवैज्ञानिक कारण ही मूल कारण कहे जा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न समूहों के लोगों में परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं, संघर्ष की अभिवृत्तियां, पूर्व धारणाएं, ठीक है, रूढ़ियुक्तियां, अविश्वास, घृणा, द्वेष, भय आदि मनोवैज्ञानिक कारण मुख्यतः अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए अतिरिक्त आत्मसम्मान एवं आत्म प्रदर्शन की भावनाएं अंतरपीढ़ी संघर्ष को और अधिक प्रबल बना देती हैं। यानी कि देखिए जो अंतरपीढ़ी संघर्ष में होता क्या है कि परस्पर दोनों पीढ़ियों के बीच में ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, जलन की भावनाएं होती है, ठीक है, और संघर्ष की अभिवृत्तियां उनमें पाई जाती है, पूर्व धारणाएं, रूढ़िबद्धता होती है उसमें, ठीक है, यानी कि स्टीरियोटाइप होता है उसमें, अविश्वास यानी कि लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, घृणा करते हैं, यानी कि नफरत करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के प्रति उनको डर भी, भय रहता है, ठीक है। तो ये सब उनके मनोवैज्ञानिक कारण मुख्यतः अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखिए कभी-कभी क्या होता है आत्मसम्मान एवं आत्म प्रदर्शन की भावनाएं जो होती है वो अंतरपीढ़ी संघर्ष को और अधिक प्रबल बना देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक कारण। दूसरा है आपका ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या होता है कि जो विभिन्न समूहों के लोग होते हैं उनमें तनाव को जन्म देने में ऐतिहासिक कारण का मुख्य स्थान रहता है, ठीक है। देखिए वर्तमान समय में हिंदुओं, मुसलमानों तथा सिखों के बीच जो तनाव की स्थिति है वह ऐतिहासिक कारणों के फलस्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब मुसलमान लोग भारत में आए थे तभी से हिंदू लोग उन्हें विदेशी समझने लगे और और उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी हिंदू मुस्लिम तनाव यहाँ पर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। ये सब ऐतिहासिक रूप से आपका देखिए ये सब तनाव बना हुआ है, ठीक है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, तो ये सब आपके ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत आ जाएगा। ओके। और अगला पॉइंट है आपका भौतिक कारण। देखिए भौतिक कारण में आपका क्या हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों या क्षेत्रों के रहने वाले लोगों की बनावट, वेशभूषा, खान पान इत्यादि भिन्न भिन्न है। मद्रासी, पंजाबी, बंगाली इत्यादि को देखते ही पता चल जाता है कि ये भिन्न भिन्न प्रांतों या क्षेत्रों के रहने वाले हैं, ठीक है। और इन भौतिक आधारों पर एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत के व्यक्ति से यानी कि अपने को अलग समझने लगता है, ठीक है। यहाँ पर अलग होगा, अपने को अलग समझने लगता है। यह विभिन्नता ही पूर्वाग्रहों को जन्म देती है जिसका स्वाभाविक परिणाम सामूहिक तनाव होता है। ये भौतिक कारण की वजह से, यानी कि एक वेशभूषा, खान पान अलग होता है जिससे कि उनको देखिए पूर्वाग्रह को एक जन्म देती है जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनको जो सामूहिक तनाव होता है वो उनके अंतर्गत आने लगता है, ठीक है, भौतिक कारण के अंतर्गत। अगला है आपका लास्ट चौथा सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण में क्या होता है कि जब एक समूह के व्यक्तियों का स्तर दूसरे समूह के व्यक्तियों के सामाजिक स्तर से काफी ऊंचा या फिर नीचा होता है तो इस प्रकार की सामाजिक दूरी के परिणाम स्वरूप उनमें परस्पर द्वेष की भावना घर कर लेती है, ठीक है। जैसे कि ऊंची जातियां तथा हरिजन के बीच अंतःपीढ़ी संघर्ष की स्थिति रहती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यदि कोई एक समूह है जो उच्च जाति वर्ग का है और दूसरा एक समूह है जो निम्न जाति वर्ग का समूह है, ठीक है, तो इन दोनों को ही एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ता है। ज्यादातर छोटी जातियों को, यानी कि जो छोटे जाति के समूह होते हैं उनको बड़ी जाति के समूह से ज्यादातर
अंतरपीढ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आपके सामाजिकरण में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि माता पिता एवं बच्चों के मध्य अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर दादा दादी व बच्चों के बीच अंतरपीढ़ी संबंधों को समझाइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि माता पिता एवं बच्चों के मध्य अंतरपीढ़ी संघर्ष के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा दादा दादी व बच्चों के बीच अंतरपीढ़ी संबंधों को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आंसर में कि माता पिता व बच्चों के मध्य संघर्ष। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, मैंने ब्लैक से नहीं कर पाया, भूल गई होंगी। ठीक है, हेडिंग डालिए माता पिता एवं बच्चों के मध्य संघर्ष। सबसे पहले देखिए आप लोग इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परंपरागत परिवारों में माता पिता एवं पुत्र के मध्य पाए जाने वाले संबंध विशेष रूप से श्रद्धा, आदर एवं भय पर आधारित थे, अतः एक प्रभावी बंधन व नियंत्रण स्वयं बन जाता है। ठीक है, परंतु आज वह बंधन या नियंत्रण शिथिल हो गया है और उसकी जगह अन्य कई विरोधी बिंदु सामने उभर कर आए हैं, जैसे कि सत्ताधिकार, समस्याओं पर विचार विमर्श की स्वतंत्रता, बच्चों के द्वारा अपने माता पिता का विरोध, आधुनिक परिवारों में यहाँ पर दादा नाना होगा ना, हाँ, दादा नाना का सत्ता कम हो गया है। ठीक है, यानी कि देखिए जो माता पिता और बच्चे के बीच एक क्या है, अंतरपीढ़ी एक संघर्ष हो गया है सत्ता के अधिकार को लेकर। ठीक है, समस्याओं पर विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता को लेकर के। ठीक है, बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को विरोध को लेकर के। ठीक है, और आधुनिक परिवारों में दादा नाना की जो सत्ता है वो कम हो गई है। ठीक है, आगे है देखिए यहाँ पर कि आज कुल मिलाकर के जो पिता का अस्तित्व है वो समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, देखिए अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि आज सत्ता का हस्तांतरण कुल पिता से, ठीक है, कुल पिता से बच्चों के पिता में होता जा रहा है, जो अपने बच्चे से प्रत्येक मामले में निर्णय लेने के पूर्व सलाह मशवरा, ठीक है, सलाह मशवरा लेते हैं। इस प्रकार अब सत्ता का परिवर्तन दादा से माता पिता और माता पिता से बच्चों की ओर होता जा रहा है, और आज के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से अपनी समस्याओं पर खुलकर बहस करते हैं। इतना ही नहीं, जब कभी उनकी विचारधारा में टकराव हो जाता है तो वे उनको खुलकर विरोध करते हैं, और इस प्रकार से संघर्ष की उत्पन्न स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। आप सभी लोग देखते होंगे आज के डेट के जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, उनको कोई भी समस्या होती है तुरंत लड़ाई के मूड में हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच एक संघर्ष की स्थिति हमेशा ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उथल पुथल उनके रिश्तों में तनाव थोड़े बहुत चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, एक दूसरे के बीच इनके जो संघर्ष है वो हमेशा से चली आ रही है। लगता है लगातार बोलते बोलते खांसी आ गई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम आप लोगों को कल कल ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका फर्स्ट पेपर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है जितना भी, वो आपका कल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के स्थायित्व के क्या कारण है, यानी कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के जो स्थायित्व के कारण है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों को यानी कि आंसर लिखना है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष। देखिए कहीं कहीं वर्डिंग गलत हो गया है, ठीक है, मिसवर्ड हो गया है, गलत हो गया है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। हालांकि हम बोलने को सही बोलते हैं, कभी कभी बोलने में भी मिस्टेक हो जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। ठीक है, हेडिंग डालिए कि अंतरपीढ़ी संघर्ष को स्थायित्व प्रदान करने में निम्नलिखित परिस्थितियां सहायक होती हैं। सबसे पहला तो आपका प्रतियोगिता है। ठीक है, अंतरपीढ़ी संघर्ष को स्थायित्व प्रदान करने में, ठीक है, सबसे पहले प्रतियोगिता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जब विभिन्न समूहों के बीच किसी आधार पर प्रतियोगिता की स्थिति रहती है तो उनमें अंतरपीढ़ी संघर्ष की वृद्धि होती है। यह बात हम कृषि तथा व्यापार तक एक क्षेत्र में अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, और निर्वाचन काल में तो विभिन्न दलों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रतियोगिता न केवल तनाव में वृद्धि करती है बल्कि उसमें स्थायित्व भी पैदा करती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो प्रतियोगिता होती है एक प्रकार से उसमें तनाव की वृद्धि करती है और उसमें स्थायित्व भी वो पैदा कर देती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था, सॉरी, पहला पॉइंट था आपका प्रतियोगिता। दूसरा है आपका सामान्य लक्ष्य का अभाव। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न समूह के अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं उनमें भी देखिए अनवरत तनाव बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, मुस्लिम लोग, सिख संप्रदाय, सब अपना अपना अलग अलग लक्ष्य बनाए बैठे, अतः सामूहिक तनाव का अनवरत चलना स्वाभाविक है। ठीक है,
विभिन्न समूहों में परस्पर विरोधी मूल्य अंतर्पीढ़ी संघर्ष को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार सामान्य लक्ष्य में सामूहिक तनाव फलता फूलता है, यानी कि सामान्य लक्ष्य में ही आपका जो सामूहिक तनाव है, ठीक है, वो आपका फलता फूलता है, ठीक है। यानी कि सामान्य लक्ष्य का इनके अंतर्गत अभाव होता है। सबका अलग अलग एक लक्ष्य है, ठीक है। हिंदू का अलग हो गया, मुस्लिम लोगों का अलग है, सिख संप्रदाय का अलग है। सब अपने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए हुए हैं और सामूहिक तनाव का अनवरत चलना ये आपका स्वाभाविक है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या था, सामान्य लक्ष्य का अभाव। अगला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत एवं सामाजिक संपर्कता का अभाव, ठीक है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक संपर्कता का अभाव के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि यदि विभिन्न जातियों, वर्गों, संप्रदायों, भाषा भाषी प्रांतों आदि के लोग परस्पर संपर्क स्थापित नहीं कर पाते तो इनसे अंतःपीढ़ी संघर्ष में स्थायित्व बना रहता है। गांव में हम देखते हैं कि उच्च जाति के लोग हरिजनों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक संपर्क में नहीं आ पाते, फलस्वरूप उनके बीच तनाव कम नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो व्यक्तिगत और सामाजिक संपर्क का अभाव होता है, यानी कि देखिए जो उच्च जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, उनका जो व्यक्तिगत संपर्क होता है या फिर सामाजिक संपर्क होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिससे कि उनके अंतर्गत एक तनाव हमेशा ही रहता है, ठीक है। और चौथा, अज्ञानता एवं शिक्षा। देखिए, लास्ट पॉइंट है इसमें, अज्ञानता एवं शिक्षा। इससे क्या तात्पर्य है कि देखिए जो प्राय लोग होते हैं वो अज्ञानता तथा शिक्षा के कारण दूसरे धर्मों तथा संप्रदायों को मूल्यवान बातों से परिचित नहीं हो पाते। उनके संबंध में अनेक भ्रामक, ठीक है, भ्रामक धारणाएं बना लेते हैं और परिणाम स्वरूप अंतरपीढ़ी संघर्ष की जड़ कमजोर होने के बजाय मजबूत हो जाती है। यानी कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण है उनके अंतर्गत क्या होता है कि जो गलत धारणाएं हैं वो बना लेते हैं, ठीक है। और जो भी उनके परिणाम स्वरूप जो भी उनके अंतरपीढ़ी संघर्ष की जड़ होती है वो कमजोर होने के बजाय वो मजबूत होती जाती है। तो इस प्रकार से अशिक्षा अशिक्षा और अज्ञानता जो भी है ये भी एक प्रकार से आपके यहाँ पर क्या है, अंतरपीढ़ी संघर्ष के स्थायित्व के एक कारण है, ठीक है। और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अगला और आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा 41, ठीक है। इसके बाद फिर 42 क्वेश्चन से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी आपके 15-16 क्वेश्चन शॉर्ट में बचे होंगे, ठीक है, वो सब आप लोग कर लीजिएगा, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में काम आ जाएगा, ठीक है। कल आप लोगों का वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन है आपका लास्ट के, अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आप लोग हेडिंग डालिएगा, अंतरपीढ़ी संघर्ष के परिणाम, यानी कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के क्या परिणाम निकल करके लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पृथक रहना पसंद करते हैं ताकि वे अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक आनंदपूर्ण व्यतीत कर सके, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मेल मिलाप अच्छे से नहीं हो पाता है, तो यानी कि जो पति होते हैं विवाह के पश्चात वो अपनी पत्नी को अपने आप से दूर रख देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं, ताकि उनके घर में जो अंतरपीढ़ी संघर्ष बन रहा है वो ना बन पाए, ठीक है। और वो अपना जीवन जो है वो आनंद पूर्वक व्यतीत कर सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है कि भारतीय समाज में विखंडित परिवारों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि व बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण ही आपका जो ज्वाइंट फैमिली है वो टूट रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, वो आज की पीढ़ी के लोगों को अलग यानी कि अपनी जो उनकी स्टीरियोटाइप है, यानी कि जो उनकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो देंगे, तो जो आज की पीढ़ी है वो कर नहीं पाएगा। इसलिए वो परिवार को तोड़ करके वो अपनी एक अलग इकाई परिवार में रहने लग रहे हैं, यानी कि एकाकी परिवार में रहने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका जो परिवार है वो विखंडित हो रहा है, ठीक है। यानी कि ज्वाइंट फैमिली से वो अब एकाकी परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार से वो एकाकी परिवार में विघटित हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है, आपका पारिवारिक विघटन हो जा रहा है अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण, ठीक है। तो ये आपका परिणाम निकल करके आ रहा है। तीसरा पॉइंट है कि सामान्य रूप से पुत्र अपने माता पिता से पृथक रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण उनको इतना मेंटली हरासमेंट हो जाता है कि वो अपने माता पिता से पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग होकर के वो दूर कहीं अलग ही रहना चाहते हैं, एकाकी परिवार, यानी कि जहाँ पर वो हों, उनकी पत्नी हो, उनके अविवाहित बच्चे हों, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 3 ही परिणाम निकल करके आते हैं, और अब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, आप लोग कुछ अलग से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए फ्रेंड्स, हमने 41 तक यानी कि क्वेश्चन जितने भी बाकी थे हमने कंप्लीट करा दिया है आपका, ठीक है।
बाकी के क्वेश्चन हम आप लोगों को कल करा देंगे, ठीक है? और आप सभी लोग फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और जो लोग अभी तक अपने दोस्तों में नहीं भेजे हैं, वो लोग प्लीज़ शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके, ठीक है? और मेरा चैनल है लर्न विथ अल्पना जिसमें आप सभी लोगों को होम साइंस से रिलेटेड सारे क्लास दिए जाते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोगों से हम बोलेंगे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के भी बटन को दबा लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन हो आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुँच सके, ठीक है? और देखिए किसी भी वीडियो का लिंक वगैरह या फिर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है तो वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, ठीक है? तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हम आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। यानी कि अगली क्लास हमारी कल होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आप लोग अच्छी से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।